हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम सेकेंड वीडियो की तरफ मूव करते हैं। हम अपने अगले टॉपिक पे रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सर्टिफिकेशन का हमने पहला टॉपिक कर लिया था। कैट फोटो ऐप बना ली थी हमने पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे लर्न बेसिक CSS बाय बिल्डिंग अ कैफ़े मेन्यू। ठीक है जी। अच्छा, इसके हम टास्क नंबर 1 पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रीव्यू भी ये दिखा देगा कि हम इसमें क्या बनाएंगे। ठीक है जी। ये बेसिकली हियर इज़ अ प्रीव्यू ऑफ व्हाट यू विल बिल्ड। ये आप कह सकते हैं एक तरीके का रेस्टोरेंट मेन्यू टाइप है ये। ठीक है जी। ये उसका नाम आ गया इस्टेब्लिश 2020, और ये उसके कह लेंगे मेन्यू आइटम्स आ गए। कॉफ़ी में फ्रेंच वनीला और डिज़र्ट्स आ गई। ठीक है, और ये इनकी प्राइसेस हैं। लेफ़्ट पे मेन्यू है, राइट पे प्राइसेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसी की हम डुप्लीकेट बना लेते हैं, इसको बैकअप में रख लेते हैं। यहाँ से हम कोडिंग करेंगे एक टैब में। ठीक है, एक टैब में हम इसको ओपन रख लेते हैं ताकि हमें अगर देखना हो कि हमारा आउटपुट किस तरीके का चाहिए, हम स्टक हो जाए तो हम देख लें। ठीक है, इस तरीके का हम बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो टोटल इसके हैं 92, लेकिन देख लें सिंपली ये सिंगल पेज है, कोई इतना कोई हैवी नहीं है। और 92 है तो यानी कि छोटे छोटे से टास्क हैं ये। सो शुडंट टेक लॉन्गर एंड सो या। अच्छा जी, इसका हम पहले टास्क पे चल लेते हैं। तो ये है कि आप इसको कोशिश करें कि आप इसके तकरीबन अगर सारे टास्क कर लें, कि जितने मैक्सिमम आप चाहें, जहाँ आपको मुश्किल लग रहे हो वो कर लें, या आपको जहाँ इनकी इंस्ट्रक्शंस, मैंने जैसे आपको कहा कि मेन पर्पज़ है कि आपको इंस्ट्रक्शन समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो कोई आपको इंस्ट्रक्शन मुश्किल लग रही हो तो वो आप ज़रूर आप वीडियो रेफ़र कर लें, या फिर आप जो है उसको स्किप करके आगे से देख लें किसी टास्क की आपको इंस्ट्रक्शन समझ नहीं आ रही। अगर आप वीक हैं तो आप पूरी वीडियो देखें। आई वुड रिकमेंड, हाईली रिकमेंड। ठीक है ना। इनिशियली आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस से कवर करें। उसके बाद आप जब आप इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट तो आप जो है खुद पहले इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करें और फिर कोशिश करें आप उसको खुद सॉल्व कर लें। वरना अगर इफ़ यू हैव एन इशू सो तो आप वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसके पहला टास्क देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, एज़ यू लर्न इन द लास्ट फ्यू स्टेप्स ऑफ द कैट फोटो ऐप देयर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर नीडेड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वेब पेज। तो जैसे कि आपने ये कह रहा है कि आपने लास्ट फ्यू स्टेप्स में पिछली वाली एप्लीकेशन में कैट फोटो ऐप की लास्ट फ्यू स्टेप्स में देखा था कि देयर इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर नीड। एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वेब पेज। अपना वेब पेज बनाने से पहले, यानी अगर आपको बनाना शुरू करना है तो उसको एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको खड़ा करना पड़ता है। ये हमने लास्ट में देखा था। वो आपने आपको याद होगा कि हमने उसमें हेड बनाया था, बॉडी टैग में वो थे, फिर हेड था, फिर HTML था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही चीज़ें अभी हम यहाँ पे करने लगेंगे। अच्छा, तो ये कह रहा है, अच्छा देख, जैसे अभी हम इंडेक्स और HTML पे हैं, बिल्कुल स्क्रैच से हम फाइल बना रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल खाली फाइल है। तो वही चीज़ें हम करेंगे। अब यहाँ पे स्क्रैच से फाइल बनानी है तो क्या करना होगा, ऐड द डॉक्टर HTML का टैग। ठीक है, ये ऐड कर दें जी। सबसे पहले सबसे ऊपर यही आता है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं। एंड एन HTML एलिमेंट है तो मतलब ये एक टैग वाइज होगा। ठीक है जी। ये इसका ओपनिंग टैग आ गया, इसका क्लोजिंग टैग आ गया। विद अ लैंग एट्रीब्यूट ऑफ EN। एट्रीब्यूट है तो मतलब ये ओपनिंग टैग के अंदर आएगा। स्पेस देके हम लिख देते हैं और उसकी वैल्यू हम दे देंगे EN जो इन्होंने बोली है। ठीक है जी। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, टेस्ट क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट टास्क है हमारा ऐड अ हेड एलिमेंट। अच्छा देख लें, अभी जो हमने पीछे लिखा था वो ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है। तो ये जो यहाँ पे वाइट एरिया नहीं कि इनके बीच में वो हमें काम करना है। सेक्शन हम देख लेते हैं। ऐड अ हेड एलिमेंट विद इन द HTML एलिमेंट। अभी भी हम इसको भी इतना समझ में आ गया। बेसिकली एक हेड एलिमेंट बात कर रहे हैं बनाने की, तो ऐसे एलिमेंट बनता है तो वैसे ही टैग्स नहीं बनता है। सो यू कैन ऐड अ टाइटल एलिमेंट। तो कह रहे हैं कि अब एक हेड एलिमेंट बना लें ताकि आप एक टाइटल एलिमेंट ऐड कर सकें। ठीक है भाई, अभी उन्होंने बोला नहीं करने का, इसी ने बस बताया सो यू कैन, ताकि आप कर सकें। सो यू कैन ऐड अ टाइटल एलिमेंट। अब आगे बोल रहा है द टाइटल एलिमेंट टेक्स्ट शुड बी कैफे मेन्यू। तो टाइटल एलिमेंट का टेक्स्ट जो है कैफे मेन्यू होना चाहिए। सो अपेरेंटली ये इन्होंने डायरेक्टली बताया नहीं, लेकिन दे डिमांड के हम ये चीज़ करें। ठीक है जी। तो मैंने आपको क्लियरली भी बता दिया कि ये डिफरेंट मेथड्स हैं। बेसिकली इंस्ट्रक्शंस में आप टर्मिनोलॉजी देख सकते हैं। तो दे इवन दो इन्होंने एक्सप्लिसिटली नहीं बोला कि आप ये करें टाइप, मतलब यू कैन ऐड अ टाइटल एलिमेंट, लेकिन ये कि आपने ये करना है। अगर मैंने डिस्कस कर दिया, वरना आप ये भी कर सकते हैं, आप पहले बगैर ऐड करें टेस्ट करके देखें सही है कि नहीं। फिर अगर वो एरर दे रहा तो फिर आप इनके ऐड कर दें। तो ऐसा एम्बिगुअस था तो इनको एक्सप्लिसिटली नहीं था। सो यू कैन ऐड, आगे बोलते थे कि नाउ ऐड टाइटल एलिमेंट विद दिस टैग, सो इट वुड हैव बीन बेटर। लेकिन ये है कि ये भी सही है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। द टाइटल इज़ वन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नॉट विजिबल ऑन द वेब पेज। अच्छा, टाइटल वैसे क्या था? टाइटल वही था जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे टैब के ऊपर नज़र आ रहा होता है टेक्स्ट। इसका टाइटल है, जिसका इसका टाइटल आ रहा है लर्न बेसिक CSS बाय बिल्डिंग अ कैफे मेन्यू स्टेप 3। ठीक है जी। आगे शायद डॉट फुल काफ़ी लेंथी इसका टाइटल है तो वो हिडन हुआ है।
यूजुअली अगर इतना नहीं होता तो वो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होता है, ओवर करने पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, ठीक है जी। द टाइटल इज़ वन ऑफ सेवरल एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये बहुत सारे एलिमेंट्स में से एक है, कई एलिमेंट में से एक है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि नॉट विजिबल ऑन द पेज, वेब पेज, जो कि वेब पेज पे विजिबल नहीं होती, ठीक है। बट इट इज़ यूज़फुल फॉर सर्च इंजन्स और हाउ द पेज गेट्स डिस्प्लेड। लेकिन ये सर्च इंजन्स के लिए ज़रूरी है कि ये हम चीज़ें डालें, ठीक है, और या फिर और पेज कैसे डिस्प्ले हुआ इसके लिए भी ये ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हम डाल सकते हैं, टाइटल के अलावा भी होते हैं, तो ये अभी हम उनमें से कुछ हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है जी। जो कि बेसिकली हमेशा हेड के अंदर ही होते हैं, हेड में बातें हो रही हैं, ठीक है। हेड में डालने की बात हो रही है, हेड में हम टाइटल डालते हैं या कोई और अगर हम एलिमेंट देखेंगे, जैसे कि अभी बोल रहा है इनसाइड द हेड एलिमेंट नेस्ट अ मेटा एलिमेंट विद एन एट्रीब्यूट नेम्ड चार सेट। यहाँ पे हम होल्ड ऑन कर लेते हैं। अभी ये कह रहे हैं इनसाइड द हेड एलिमेंट नेस्ट अ मेटा एलिमेंट। एक तो यानी कि कह रहे हैं कि हेड के अंदर एक हमें नेस्ट करना है, यानी कि उसके अंदर एक चीज़ लिखनी है। नेस्ट और रैप मैंने आपको बता दिया था, इनका सब एक ही मतलब है, नेस्ट हो गया, रैप हो गया, विदिन, यानी कि उसके अंदर होना चाहिए। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन बनाना है आपने, कह रहे हैं मेटा एलिमेंट बनाओ। मेटा एलिमेंट का मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। जब ऐसा भी ये इसका क्लोजिंग टैग बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ पे देखिए लिखा भी है एलिमेंट्स आर सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। विद एन एट्रीब्यूट नेम चार सेट। इसका एट्रीब्यूट मुझे देना है तो मैं लिख देता हूँ चार सेट, और सेट टू द वैल्यू UTF हेड। और उसकी जो वैल्यू है वो किस पे सेट हुई हुई है, होनी चाहिए UTF हेड पे सेट। टू कहने के विद एन एट्रीब्यूट नेम एक चार सेट टू द वैल्यू UTF हेड टू टेल द ब्राउज़र हाउ टू इनकोड कैरेक्टर्स फॉर द पेज। ये बेसिकली कैरेक्टर सेट होते हैं UTF हेड, और मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। यूजुअली जब हम के सिम्बल्स वगैरह वो कैसे उसको इंटरप्रेट करना है, कौन से कैरेक्टर सेट हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर ज़्यादातर हम जब अगर कोई और लैंग्वेज में बना रहे होते हैं नॉन इंग्लिश, तो हम चेंज कर रहे होते हैं, या कोई हमें स्पेसिफिक सिंबल सेट चाहिए तो तब हम ये चेंज करते हैं, वरना यूजुअली UTF 8 हम यूज़ करते हैं। टेल द ब्राउज़र हाउ टू इनकोड कैरेक्टर्स फॉर द पेज। नोट दैट मेटा एलिमेंट्स आर सेल्फ क्लोजिंग। सेल्फ क्लोजिंग है तो हमें इसको क्लोजिंग टैग डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, मेटा आप ऐसे भी क्लोज़ कर सकते हैं, चाहे क्लोजिंग टैग डाल दें, चाहे आप एक स्लैश डाल के एंड करते हैं। ये 2-3 मेथड हैं, आप कोई भी ट्राई कर लिख सकते हैं, सारे सेम, ठीक है जी। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे देख लें इन्होंने एक स्लैश डाल के एंड किया हुआ है, सो वर्क्स फाइन। तो थोड़ा सा ये कह लें फॉरगिविंग लैंग्वेज आप इसे कह सकते हैं। HTML को थोड़ी सी फॉरगिविंग है, इस तरीके से भी आप लिखें तो ये भी अलाउड है, ठीक है। अच्छा, स्टेप 4 टू प्रिपेयर टू क्रिएट सम एक्चुअल कंटेंट। अब अगर एक्चुअल कंटेंट हम प्रिपेयर करने आप तक फिर तैयार हो जाते हैं, एक्चुअल कंटेंट अगर हमें क्रिएट करना है तो ऐड अ बॉडी एलिमेंट बिलो द हेड एलिमेंट। अब हेड एलिमेंट के बिलो में करना है, तो यानी कि अब हेड एलिमेंट से तो बाहर आ जाएँ, क्लोजिंग टैग के भी बाहर आके आप अपने बॉडी का बनाना है, तो आपने बेसिकली बॉडी का टैग यूज़ करना है, ठीक है जी। तो ये हमने बॉडी का टैग देखें। अभी तक हमारा पेज पूरा खाली है क्योंकि अभी तक हमने बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। हेड में जो भी लिख रहे थे वो यहाँ तो रेंडर नहीं होगा ना, हमारा पेज पूरा खाली ही रहेगा, ठीक है। ये टेस्ट क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर ये मंथली सपोर्टर का पॉपअप आ रहा है, तो इसको आप चाहें तो सपोर्टर बन सकते हैं, या चाहें इसको भी स्किप कर देते हैं। अच्छा, अब हमारा स्टेप 5 क्या है, द नेम ऑफ द कैफ़े इज़ कैंपर कैफ़े। ऐड एन H1 एलिमेंट विद इन योर बॉडी एलिमेंट। अब क्या कहना है कि कैफ़े का जो नाम है, बेसिकली जो हम बना रहे हैं, जिस पेज को बना रहे हैं वो कैफ़े का है, उस कैफ़े का नाम है कैंपर कैफ़े। तो H1 एलिमेंट आप एक ऐड करें विद इन योर बॉडी एलिमेंट, ठीक है जी। बॉडी एलिमेंट के अंदर ये H1 एलिमेंट ऐड कर देते हैं। और उसके बाद क्या करें, गिव इट द नेम ऑफ द कैफ़े इन कैपिटलाइज्ड लेटर्स टू मेक इट स्टैंड आउट। अब उसके अंदर जो है ये आप ये लिखें और कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, टू मेक इट स्टैंड आउट, मतलब टू मेक इट विजिबल। स्टैंड आउट यानी कि ये होता है कि अलग ही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। टू मेक इट उर्दू में ना, ये तो अलग ही नज़र आ रहा है, टू मेक इट स्टैंड आउट इसको उसमें कहते हैं। ताकि आप उसे कैपिटल में लिखें, ये नहीं है कि आप स्मॉल लेटर्स में लिखें, ये भी ठीक है, लेकिन आप कैपिटल में करें उस पर यानी क्या होता है कि एम्फेसाइज हम ज़्यादा कर रहे हैं, समथिंग इंपॉर्टेंट है तो हम उसको कैपिटलाइज करते हैं, ये तरीका होता है, ठीक है ना। तो ईमेल वगैरह में भी अगर कुछ कैपिटल में लिखा है तो यानी कि आप उस पर फोकस करना चाह रहे हैं, किसी वर्ड पे, किसी सेंटेंस पे, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इस पर फोकस करना चाह रहे हैं कि इसका नाम है ये मेन, तो उसको हमने कैपिटल में भेज। तो H1 में ऑलरेडी है और उसके साथ साथ हमने इसको कैपिटल में भेज दिया, ठीक है। टेस्ट केस क्लियर है, हम आगे चलते हैं। टू लेट विजिटर्स नो द कैफ़े वॉज फाउंडेड इन 2020, एड अ P एलिमेंट बिलो द H1 एलिमेंट विद द टेक्स्ट दिस। अब हमने अगर विजिटर्स जो हैं, जो भी यानी कि वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ऐसे ज़ूम करें, जो भी विजिटर यानी कि एक वेबसाइट पर आता है या फिर जो भी आपके इस कैफ़े मेन्यू पर आएगा, तो नो द कैफ़े उसको ये बताने तो ताकि वो जान सके, टू लेट द विजिटर्स नो यानी कि एक विजिटर जान सके द कैफ़े वॉज फाउंडेड इन 2020, ये भी जान सके वो 2020 में फाउंड हुआ था। तो आप ऐड अ P एलिमेंट, एक P एलिमेंट ऐड कर दें बिलो द H1 एलिमेंट, बिलो इसके एलिमेंट के नीचे, और उसका विद द टेक्स्ट दिस, और उसका टेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन जो ग्रे एरिया में है तो वही मैं ले रहा हूँ, वो डॉट जो है वो ग्रे एरिया से बाहर है, फुल स्टॉप, तो इसको मैंने कॉपी नहीं 2020 तक किया था, फुल स्टॉप मैंने नहीं डाला, इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है जी।
तो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया इसके नीचे, रेंडर हो गया, प्रिंट हो गया, कुछ भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। शो कर रहा है, शो हो रहा है बस, ठीक है। सिंस द पी एलिमेंट एडेड इन द प्रीवियस स्टेप प्रोवाइड्स सप्लीमेंटल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कैफ़े, यानी कि कह रहे हैं सिंस, क्योंकि सिंस को सेंस में देते हैं, क्योंकि पी एलिमेंट जो है जो प्रीवियस स्टेप में ऐड किया है वो सप्लीमेंटल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सप्लीमेंटल यानी कह सकते हैं कि जो भी चीज़ सपोर्टिंग में होती है ना, मेन नहीं है, सपोर्टिंग में है, ठीक है ना। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप कह सकते हैं उसके रेलिवेंट है। तो अब ये कह रहे हैं कि नेस्ट बोथ द H1 एंड P एलिमेंट्स इन हेडर एलिमेंट, इनको जो है आप H1 और P दोनों को जो है नेस्ट करते हैं। नेस्ट का मतलब क्या है, इनको नेस्ट करना है ना, तो इनका एक पेरेंट बनाना है, यानी कि सॉरी उसको देखें, वो कोड मैंने एडिट कर दिया, यानी कि मुझे इनका एक पेरेंट बनाना है और उसको किस में डाल दें जी, हेडर एलिमेंट में डालने का ये कह रहा है मुझे। तो मैंने इनका एक हेडर एलिमेंट बना लिया और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने इंडेंटेशन का नहीं बोला, लेकिन इट्स गुड प्रैक्टिस अगर हम इंडेंट कर दें इसे, ठीक है। दो स्पेस आगे चला जाएगा, आप एक स्पेस या फिर सेलेक्ट इंडिविजुअली जाके एक लाइन पे स्पेस दबाएं 2 बार, या टैब दबा दें 1 बार, या इन दोनों को सेलेक्ट करके अधूरा सेलेक्ट कर लें, या 2 ऐसे भी सेलेक्ट हैं, आप टैब दबाते रहें तो ये आगे जाता रहेगा, शिफ्ट टैब दबाते हैं तो ये पीछे आता रहेगा, ठीक है जी। तो ये हो रहा है क्लियर। अब आगे चलते हैं। इट इज़ टाइम टू ऐड सम मेन्यू कॉन्टेंट एट अ मेन एलिमेंट बिलो द एग्जिस्टिंग हेडर एलिमेंट। It will eventually contain pricing information about coffee and desserts offered by the cafe. कह रहे हैं it is time to add some menu content। अब मेन्यू कंटेंट ऐड करने का टाइम आ गया, ठीक है। मेन्यू कंटेंट जो मेन्यू नीचे शो हो रहा है, अभी तो हमने ये चीज़ तो हेडिंग लिखी है ना। अभी देखें पहले बनाने का तरीका है कि हम खाली HTML लिख रहे हैं इसकी ना, तो अब हम ये कह रहे हैं कि इसके जो टाइम अब ये है कि हम इसके जो मेन्यू है वो बनाते हैं बिलो द एग्जिस्टिंग हेडर एलिमेंट के नीचे। HTML और CSS, वैसे जैसे मैंने अभी कहा कि HTML हम पहले लिख रहे हैं, मैंडेटरी नहीं है कि पहले HTML लिखी जाए फिर CSS लगाई जाए, जो हम अभी देखेंगे इस CSS स्टाइलिंग वगैरह हम करेंगे। लेकिन ये है कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं, समटाइम्स साथ साथ ही चलती हैं, लेकिन प्रेफरेबली ऑब्वियसली पहले थोड़ी सी HTML लिखी जाती है फिर स्टाइलिंग अप्लाई होती है, तो वही हम कर रहे हैं। पहले थोड़ी सी HTML लिख लेते हैं। ऐड अ मेन एलिमेंट बिलो द एग्जिस्टिंग हेडर एलिमेंट, तो हम एक मेन एलिमेंट ऐड कर दिया जी, क्लोजिंग टैग भी डाल देते हैं। इसके बाद एंड नीचे एंड करूँ, बराबर में एंड लिखूँ, ऐसे स्पेस भी डली हुई हो, मसला नहीं है, लेकिन इट इज़ बेटर क्या तो बराबर में हो या बिल्कुल अगली लाइन में इसके लेकिन इंडेंटेड हो, तो वो बेहतर है देखने में। आगे पीछे भी चलेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन इंडेंटेशन का ख्याल रखें। एड अ मेन एलिमेंट बिलो द एग्जिस्टिंग हेडर एलिमेंट, इट विल इवेंचुअली कंटेन प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉफ़ी एंड डिजर्ट्स ऑफर्ड बाय द कैफे। इट विल इवेंचुअली, देखिए इसने अभी कुछ करने को नहीं कहा है, इसने ये नहीं बोला। आप देखें यहाँ पे डिस्कशन हो रही है ना, प्राइसिंग और कॉफ़ी और डिज़र्ट वगैरह ऑफर्ड बाय द कैफे, ये आएगा इसमें, लेकिन इवेंचुअली का मतलब होता है कि इवेंचुअली यानी कि बाद में आएगा, यानी कि आने वाला है या होने वाला है, तो ये इस सेंस में होता है ना टर्म, यानी कि ये इस टास्क में ये इस डिमांड नहीं कर रहा आपसे, इसमें खाली इसने मेन बनाने को बोला था फिर इवेंचुअली। तो आपने ये नहीं करना कि आप बनाने बैठ जाएँ अभी क्या है प्राइसिंग डिज़र्ट में मैं क्या डालूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी क्या है, देयर विल बी 2 सेक्शंस ऑन द मेन्यू, 1 फॉर कॉफ़ीज़ एंड 1 फॉर डिज़र्ट्स। अब मेन के अंदर जो है ऑन द मेन्यू के अंदर बेसिकली 2 सेक्शन हैं, एक कॉफ़ी के लिए एक डिज़र्ट के लिए। अब इसको अगर देख लें तो कॉफ़ी का इसको सेक्शन हम कह रहे हैं और इसको डिज़र्ट क्या कह रहे हैं। सेक्शन देख लें आप, सिमेंटिक टैग, जैसे मेन भी तो है हमने अभी बनाया, ये सिमेंटिक टैग है ना, इससे कोई आउटपुट में फ़र्क नहीं पड़ता। हेडर भी जो था वो भी सिमेंटिक टैग था, अब सेक्शन भी एक सिमेंटिक टैग है, वो हम खुद डिफाइड कर लेते हैं अपने पेज को कि यार ये मेरा हेडर का पार्ट हो गया, ये मेरे सेक्शंस हो गए, 2 सेक्शन हैं, ठीक है जी, ये मेरा फुटर हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करना है हमें, देयर विल बी 2 sections on the menu, 1 for coffees and 1 for desserts. Add a section element within the main element so you have a place to put all the coffees available. अब इसके अंदर एक मेन के एलिमेंट एक सेक्शन एलिमेंट ऐड कर दें, सही है जी। इसके स्पेस में ख़त्म कर देता हूँ, विद इन द मेन सो यू हैव अ प्लेस टू पुट ऑल द कॉफ़ीज़, ताकि आपके पास एक जगह हो, सो यू हैव अ प्लेस टू पुट ऑल द कॉफ़ीज़ अवेलेबल। जो भी अवेलेबल कॉफ़ीज़ हैं उनको आप प्लेस कर सकेंगे, पुट कर सकेंगे, जो भी अवेलेबल कॉफ़ीज़ की लिस्ट है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी ऐड नहीं करनी, ठीक है जी। इसको टेस्ट कर लिया, अब आगे चलते हैं। क्रिएट एन H2 एलिमेंट इन द सेक्शन एलिमेंट, गिव इट द टेक्स्ट कॉफ़ी। इसके अंदर अब हम एक H2 एलिमेंट ऐड कर देते हैं, इसको हम दे देते हैं टेक्स्ट कॉफ़ी का टेक्स्ट, कॉपी कर लेते हैं पूरा स्पेलिंग, वरना बिला वजह एरर आता है तो मैं कॉपी प्रेफर करता हूँ, मैं टाइप ना करूँ, मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है। कॉपी लिखा भी आ गया यहाँ पे H2 में। देखिए H1 नहीं लेंगे, H1 एक ही होता है, उसके बाद सब हेडिंग्स जो होती हैं वो H2 H3 वो मल्टीपल टाइम्स ले सकते हैं, H1 पूरे पेज पे एक ही होना चाहिए। Up until now you have been limited regarding the presentation and appearance of the content you create. To start taking control, add a style element within the head element. कह रहे हैं अब until now, अभी तक you have been limited regarding the presentation, अभी तक हमने खाली presentation और appearance के present कैसे करना है और दिखेगा कैसे, उस पर काम किया है। तो content you create,
अभी तक ये कि मतलब उसका कहाँ कहाँ आएगा, ठीक है, इसके नीचे ये आएगा, उसके नीचे हेडिंग आएगी, ठीक है जी, और हेडिंग में आप H2 यूज़ कर रहे हैं, H1 यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ें तो हमने कर ली हैं। लेकिन टू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल, अगर आप अब अपने कंट्रोल लेना है, असल कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, ऐड अ स्टाइल एलिमेंट विद इन द हेड एलिमेंट। आप स्टाइल एलिमेंट ऐड कर दें हेड में, यानी कि आप बेसिकली ये कहानी हो गई है अब लंबी, कहानी हो गई है अब इंटरेस्टिंग, अब हम काम करने लगे स्टाइलिंग के ऊपर। तो पहले आप स्टाइल टैग दे के भी छोड़ दें, अभी स्टाइल टैग दे के इसमें सिर्फ इतना ही करना है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर आपने कंट्रोल चाहिए, इसको लुक एंड फील भी तो लानी है ना ऐसी, अभी तो वरना फीका सा बनता है HTML में। अगर जब स्टाइलिंग, कलरफुल, डिज़ाइनिंग जहाँ आ जाती है, वहाँ कहानी चली जाती है CS में, CSS की जिम्मेदारी हो जाती है, ठीक है जी। तो उस पर काम करना है तो पहले हमें एक स्टाइल का एट्रीब्यूट, स्टाइल का एलिमेंट बनाना पड़ता है हेड के अंदर, ठीक है जी। तो ये हमने बना दिया है, अब आगे इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो बाकी अब हम स्टाइलिंग की तरफ मूव करने लगे। नेक्स्ट चैलेंज पे आते हैं। यू कैन ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट बाय स्पेसिफाइंग इट इन द स्टाइल एलिमेंट एंड सेटिंग अ प्रॉपर्टी फॉर इट लाइक दिस। अब जो भी एलिमेंट को आपने स्टाइल करना है, यू कैन ऐड स्टाइल, अगर आप उसको स्टाइल ऐड कर सकते हैं बाय स्पेसिफाइंग इट इन द स्टाइल। आप उसको स्टाइल में लिखेंगे पहले। फॉर एग्जांपल आपने अगर जो भी एलिमेंट को करना है, H1 को, H2 को, H3 को, वो लिखा आपने और उसकी प्रॉपर्टी को सेट कर देंगे आप, यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। यानी कि नीचे एग्जांपल देखें, बोल रहा है सेंटर योर H1 एलिमेंट, H1 को सेंटर कर दें, ये सेंटर, ये H1 एलिमेंट है, इसको सेंटर कर दें बाय सेटिंग इट्स टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कि टेक्स्ट अलाइन, ये CSS की प्रॉपर्टी है, और उसकी वैल्यू होगी सेंटर। प्रॉपर्टी वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ये है टेक्स्ट अलाइन, इसकी वैल्यू रखते हैं सेंटर। वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, नहीं टेक्स्ट अलाइन की सेंटर भी है तो लेफ़्ट और राइट भी होती हैं। तो अभी हम सेट कर देते हैं खाली जो इन्होंने बोला है कि पहले एलिमेंट बनेगा, तो हम पहले यहाँ पे H1 बना लेते हैं, ठीक है। और फिर ब्रैकेट करली ब्रेसिस इन्हें कहते हैं, ये ओपन करके क्लोज करके एंड करके स्पेस बना लें, जगह बना लें। आपने यहाँ पे काम करना है, ठीक है जी, जगह बना ली आपने। क्योंकि देखें अभी भी आप ऐसे भी लिख देते हैं एक लाइन में भी, तो भी आपका स्टाइल अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब प्रेफर्ड ये होता है कि आप एक जगह बना लें, क्लियर सिंटेक्स रखें, इंडेंटेड कोड रखें, सही है ना। तो वो अच्छा रहेगा, पढ़ने में भी, समझने में भी आसान रहेगा, ठीक है। अभी तो छोटा सा कोड है, अभी तो पढ़ने में आ जाएगा। जब लेंथी हो जाता है ना कोड, तो पढ़ने में मुश्किल हो जाता है अगर इंडेंटेड ना हो, स्पेसिंग वगैरह आपने सही प्रॉपर नहीं दी हुई, ठीक है जी। अब देखिए कोड हाईलाइट भी हो रहे थे, जैसे स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, नहीं, अगर ये कॉलन नहीं है तो ये देखें किसी वो कलर चेंज हो रहा था, तो ये कॉलन डालना है आपने, कॉलन डालना नहीं भूलिएगा। और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। देखें आपका ये कैंपर कैफ़े चला गया सेंटर में, ठीक है जी। तो ये बस आप ध्यान रखिएगा, आप ये कॉलन डालना नहीं भूलें, कर्ली ब्रेसेस डालना ना भूलें, सही है जी। अच्छा, अब आगे चल टेस्ट कर लेते हैं हम इसको, ठीक है जी, ऑल गुड। आगे, इन द प्रीवियस स्टेप यू यूज़ द टाइप सेलेक्टर टू स्टाइल द H1 एलिमेंट, गो अहेड। अब ये कह रहे हैं कि प्रीवियस स्टेप में, पिछले स्टेप में आपने टाइप सेलेक्टर यूज़ किया था टू स्टाइल द H1 एलिमेंट। टाइप सेलेक्टर यानी कि आपने उसको जो है किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना है, उसको कलर करना है। तो जैसे कि हमने H1 यहाँ पे लिखा था, तो हमने उसको, ये हमारा टाइप सेलेक्टर है, हमने H1 को सेलेक्ट किया था कि इस पर हमें स्टाइल अप्लाई करनी है, तो इसको सेलेक्टर बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे स्टाइलिंग में यहाँ पे H1 है आपका सेलेक्टर बन चुका है। तो कह रहे हैं गो अहेड एंड सेंटर द H2 एंड P एलिमेंट्स विद अ न्यू टाइप सेलेक्टर फॉर ईच वन। अब इनके भी H2 और P एलिमेंट के भी आप टाइप सेलेक्टर ले लें, H2 का भी टाइप सेलेक्टर लें, एंटर करना पड़ेगा आपको। अगली लाइन H1 के आगे अगली लाइन में आके H2 देना पड़ता है, ठीक है। और आपने उसको भी सेंटर में करना है, तो सेंटर के लिए उनकी ही प्रॉपर्टी यूज़ कर लें। कॉपी करके मैंने कर दिया जी पेस्ट, देखिए सेंटर में मेरा कॉपी चला गया। H2 मैंने लिखा था, ये H2 उसका है। देखिए इंडेंटेड नहीं है कोड, इंडेंटेशन सही करके रखें इसकी, ठीक है, तभी भी देखें आपको कोई फ़र्क नहीं है चल रहा है। उसके साथ साथ H2 के अलावा मुझे P को भी करना है, P को भी कर लेते हैं। सिंपली फिर से मैं इसे कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। P भी मेरा सेंटर में देखें वहाँ जा चुका है, लेकिन मैं इंडेंटेशन भी प्रॉपर कर लेता हूँ, ठीक है ना। HTML आपकी चल जाती है, इंडेंटेशन नहीं हो, लेकिन इंडेंटेशन हमेशा करके रखा करें। अच्छा, यू नाउ हैव 3 टाइप सेलेक्टर्स विद द एग्जैक्ट सेम स्टाइलिंग। कह रहे हैं कि आपके 3 टाइप सेलेक्टर्स हैं, H1 H2 P, 3 बार सिलेक्शन करिए आपने विद द एग्जैक्ट सेम स्टाइलिंग। लेकिन ये है कि उनमें स्टाइलिंग जो है वो एग्जैक्ट सेम है, इधर भी यही काम, इधर भी यही काम, इधर भी यही काम, रिपीटिशन हो रही है एक तरीके से कहना चाह रहे हैं। यू कैन ऐड द सेम ग्रुप ऑफ स्टाइल्स टू मैनी एलिमेंट्स। अगर आपने सेम ही स्टाइल लगाना है, टेक्स्ट अलाइन ये एक ही स्टाइल है ना जो 3 जगह लग रहा है, टू मैनी एलिमेंट्स, और मैनी एलिमेंट्स को लग रहा है, 3 एलिमेंट्स को लग रहा है, तो अगर आप ये भी कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ सेलेक्टर्स। अब एक लिस्ट ऑफ सेलेक्टर बना लें, यानी कि सेलेक्टर 1 कॉमा सेलेक्टर 2, H1 कॉमा H2, यानी कि इसको कह सकते हैं ईच सेलेक्टर इज सेपरेटेड विद कॉमाज लाइक दिस। आप उसको कॉमा बेस पे
कॉमा सेपरेटेड सेलेक्टर्स आप लिख सकते हैं, एक ही लाइन में आ जाएंगे और उन पे ये प्रॉपर्टी वैल्यू को डाल देंगे आप टेक्सचर एंड जनरल, तो वो उन पे जितने भी यहाँ लगे हुए हैं उन सब पे अप्लाई हो जाएगी। यानी कि यूज़र सेलेक्टर लिस्ट टू सेंटर H1 H2 P एलिमेंट्स एट द सेम टाइम। लेकिन H1 H2 P और तीनों को एक साथ आप यूज़ कर लें, सेलेक्टर्स को हमने यूज़ कर लिया और टेक्सचर एंड सेंटर लिख दिया, तो अब ये हमारे काम के नहीं है, इन्हें हम रिमूव कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इस टेस्ट में हमें करना है या नहीं करना। योर कोड डज नॉट पास, कीप रीट्राइंग एलिमेंट्स एट द सेम टाइम, और उसको हम यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं H1 H2 P, और इसको हम रिमूव कर देते हैं और ये पास हो गया। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो वो नहीं चल रहा है, अब हमारे इनसे ही हमारा काम हो रहा है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। यू हैव स्टाइल्ड 3 एलिमेंट्स बाय राइटिंग CSS इनसाइड द स्टाइल टैग्स। अच्छा, दिस वर्क्स। अब ये कह रहे हैं कि अब आपने 3 एलिमेंट्स को स्टाइल किया ना, हमने 3 एलिमेंट थे, कौन एलिमेंट वही थे जो टैग्स होते हैं, यानी कि H1 H2 और P, बाय राइटिंग CSS इनसाइड द स्टाइल टैग्स। आपने स्टाइल टैग्स के अंदर, जो हमने हेड के अंदर स्टाइल टैग डाला था, तो उसके अंदर आपने चीज़ें लिखी थी। ठीक है जी, एक स्टेटमेंट है, ये बात कर रहे हैं, हाँ ऐसा ही था, मान लिया। दिस वर्क्स, ये काम करता है, बट लेकिन ये चीज़ काम तो करती है, जो आपने किया काम कर भी रही है, हमने देख लिया, लेकिन सिंस देयर विल बी मैनी मोर स्टाइल्स, क्योंकि और भी ज़्यादा स्टाइल्स होते हैं, लिस्ट लंबी होती है जब भी आप एक एक्चुअल प्रोजेक्ट पे जाएंगे, तो इट इज़ बेस्ट टू पुट ऑल द स्टाइल्स इन अ सेपरेट फाइल एंड लिंक टू इट। तो बेस्ट प्रैक्टिस की बात हो रही है यहाँ पे कि आप स्टाइल्स को अलग फाइल में रखें और बाद में उनका एक लिंक बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि आपकी HTML अलग फाइल में चली जाती है और CSS अलग फाइल में चली जाती है। ठीक है जी, तो ये आपको पढ़ने में भी, तो ये बेसिकली कोड आपका हो जाता है डिवाइड, तो ये मेंटेन करने में, आपको काम करने में भी आसानी रहती है। ठीक है, आपको स्क्रॉल करने में भी टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। ठीक है जी, वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट styles.css फाइल। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक सेपरेट styles.css फाइल बना ली है, यानी कि ये देखें आप यहाँ पे, अब हम खड़े में styles.css पे, यहाँ पे देखें पहले खाली इंडेक्स और HTML होती थी फॉर यू, अब ये कह रहे हैं हमें styles.css फाइल फॉर यू, हमारे लिए इन्होंने एक बना दी है। एंड स्विच्ड द एडिटर व्यू टू दैट फाइल, और हमारा ये एडिटर है ना, ये पूरा हमारा एक एडिटर है, हम कोड एडिट कर रहे हैं, तो इसका जो व्यू है वो उस फाइल पे भी लेकर आ गए। styles.css की ये फाइल है, इसमें कुछ भी कोड नहीं है, देख लें, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस का बॉक्स है। यू कैन चेंज बिटवीन फाइल्स विद द टैब्स एट द टॉप ऑफ द एडिटर। आप इन दोनों फाइल्स पे आप चेंज कर सकते हैं बाय विद द टैब्स एट द टॉप ऑफ द, इन टैब्स के थ्रू ये टैब बने हुए हैं। देखिए मैं index.html पे आगे क्लिक करके और ये styles.css पे आ गया। ठीक है जी, ये बराबर में खुल रही है, ये index.html आ गई है, सॉरी ये हिडन हो गई और ये शो हो गई, ये हिडन हो गई, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये शो हो गई, ये हिडन हो गई और ये शो हो गई। तो ये दोनों पे इनको जो है मैं टॉगल कर सकता हूँ, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इंडेक्स भी टॉगल हो गई, तो ये स्टाइल ऑफ हो गया, तो ये इस पर क्लिक किया तो स्टाइल टॉगल हो गया। इंडेक्स को मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि मुझे पूरा स्टाइल वाला व्यू नज़र आ जाए। ठीक है जी, अच्छा अब उसमें मुझे करना क्या है, सेपरेट आ गई द टॉप दैट स्टार्ट बाय री राइटिंग द स्टाइल्स यू हैव क्रिएटेड इनटू द styles.css फाइल। अब री राइट कर दें, दोबारा लिखें जो आपने styles.css के अंदर लिख दें, जो आपने पहले क्रिएट किए थे। मेक श्योर टू एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टाइल टैग्स। आपने यही स्टाइल एज इट इज़ टिट्टो उठा के वहाँ लिखने, लेकिन बस इनको नहीं वो कॉपी कर देना, इधर टैग्स की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, यहीं पे मैं आया तो ये वाइट एरिया है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। फिर से इंडेंटेशन थोड़ी ख़राब हो जाए तो उसको बैक करके सही कर दें, इसको मैं बैक कर देता हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा आगे आ गया, एक टैब दबा देते हैं। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं हम, टेस्ट क्लियर है, आगे चलते हैं। नाउ दैट यू हैव द CSS इन द styles.css फाइल, गो अहेड एंड रिमूव द स्टाइल एलिमेंट एंड ऑल इट्स कंटेंट। नाउ यू दैट यू, फिर आप क्योंकि अब चूँकि आपके पास styles.css के अंदर CSS आ गई है, गो अहेड, अब आप चलें एक काम करें, एंड रिमूव द स्टाइल एलिमेंट। अब स्टाइल एलिमेंट और ऑल इट्स कंटेंट, और उसके अंदर जो भी कंटेंट था उसको, एंड ऑल इट्स कंटेंट, उसका कंटेंट, उसके अंदर का जो कंटेंट होता है ना, उसी की बात हो रही है, यानी कि अंदर नेस्टेड वाली बात है ये, एंड ऑल इट्स कंटेंट, उसको आप रिमूव कर दें। ये कह दिया जी इन्होंने रिमूव करने का, तो हमने स्टाइल एलिमेंट और उसके अंदर का इट्स कंटेंट रिमूव कर दिया। वंस इट इज़ रिमूव्ड द टेक्स्ट दैट वाज सेंटर्ड विल शिफ्ट बैक टू द लेफ्ट। ये सारा लेफ़्ट में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है जी, लेफ़्ट में आ चुका है, शिफ्ट बैक वापस आ जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा, वापस शिफ्ट कर जाएगा, वापस अपने लेफ़्ट पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, अब उसको स्टाइल हट गया यहाँ से, लेकिन हमने तो यहाँ लगाया था स्टाइल्स, तो अभी हम देखते हैं आगे क्या सीन है। वो नहीं उठा रहा, वो स्टाइल से ही उठा रहा था, इसके लिए हमें एक काम करना पड़ता है, वो हम अगली का टास्क में देख लेते हैं। अगर हमें नाउ यू नीड टू लिंक द styles.css फाइल सो द स्टाइल्स विल बी अप्लाइड अगेन। अगर आपको इस स्टाइल्स को लिंक करना है तो आपको नीड टू लिंक करना पड़ेगा ना, एक जोड़ना पड़ेगा, एक तरीके से इनको जोड़ना पड़ेगा styles.css को, सो द स्टाइल्स विल बी, ताकि स्टाइल अप्लाई हो जाए अगेन दोबारा से। नेक्स्ट सेल्फ क्लोजिंग लिंक एलिमेंट इन द हेड एलिमेंट। अब हेड के अंदर आपने लगाना है लिंक एलिमेंट, सेल्फ क्लोजिंग है, यानी कि इसको क्लोजिंग टैग बनाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। नेस्ट करना है यानी कि हेड के अंदर, सेल्फ इन द हेड एलिमेंट, हेड के अंदर लिंक को। गिव इट अ रेल एट्रीब्यूट, रेल एट्रीब्यूट तो ऐसे देते हैं भाई, एट्रीब्यूट हमें पता है उसके अंदर आता है ओपनिंग टैग में। विद वैल्यू स्टाइल शीट, कह रहे हैं गिव इट अ रेल एट्रीब्यूट वैल्यू स्टाइल शीट, उसकी वैल्यू क्या रखते हैं जी, स्टाइल शीट। एंड एन href एट्रीब्यूट, href एट्रीब्यूट भी हमने दे दिया जी, ये आ गया। और वैल्यू ऑफ स्टाइल्स डॉट css, अब जो है ये बता रहा है कि स्टाइल्स डॉट css को उठा लो और लगा दो इस फाइल हेड HTML के अंदर, और ये हमारे आ चुका है दोबारा सेंटर में। सही है जी। तो अब हमने स्टाइल्स हमारी यहाँ से उठा रहा है वो, तो ये हमारे स्टाइल्स होगा अलग फाइल में। अब इसमें जितनी भी लेंथी फाइल्स, जितने भी स्टाइल होते जाएंगे भले, वो हमारे यहाँ कनेक्ट होते जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने लिंक लगा दिया है। ठीक है जी, ये हमारा टेस्ट हो गया क्लियर। आगे चलते हैं। फॉर द स्टाइलिंग ऑफ द पेज टू लुक सिमिलर ऑन मोबाइल एज इट डज ऑन अ डेस्कटॉप और लैपटॉप। फॉर द कह रहे हैं कि फॉर द स्टाइलिंग ऑफ द पेज की स्टाइलिंग टू लुक सिमिलर, कुछ सिमिलर नज़र आने के लिए, ताकि पेज की स्टाइलिंग आपकी सिमिलर नज़र आए, एक जैसी नज़र आए मोबाइल में भी एज इट डज, जैसे कि वो नज़र आती है ऑन अ डेस्कटॉप और लैपटॉप, जैसे कि वो डेस्कटॉप या लैपटॉप में नज़र आती है, वैसे ही उसको मोबाइल में नज़र आना के लिए आप एक मेटा टैग ऐड करें। यू नीड टू ऐड अ मेटा एलिमेंट या मेटा टैग ऐड कर दें विद अ स्पेशल कंटेंट एट्रीब्यूट। उसका क्या एट्रीब्यूट डालें, कंटेंट, ये हमने बना दिया जी मेटा, उसका एट्रीब्यूट ऐसे ही होता है, मेटा सेल्फ क्लोजिंग है। मैं मेटा के साथ ज़्यादातर ये स्लैश वाला क्लोज कर देते हैं, नो इशू। और उस विद इन द हेड एलिमेंट, मेटा विद द स्पेशल कंटेंट एट द फॉलोइंग विद इन द हेड एलिमेंट। अब हेड एलिमेंट के अंदर बेसिकली कंटेंट में हमें ये डालना है, विच इज इक्वल्स टू डिवाइस विड, और बड़ी लंबी सी लाइन है, आप चाहें तो इसको कॉपी करके पेस्ट करें। ठीक है, साथ साथ ये नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, ये एक अलग एट्रीब्यूट है, ये भी आप पेस्ट करते हैं। मैं कंटेंट के बाद लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, एट्रीब्यूट का ऑर्डर मैटर नहीं करता। या आप चाहें तो इस पूरे को कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लें। ठीक है, और ना ऐसे एक इंडिविजुअली उठाने में एक आध पीस मिस हो सकता है, कॉपी अपने हो सकता है कि आखिरी का कोई कॉमा शॉमा छोड़ दिया, इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दिया, तो ये भी मिस्टेक हो सकती है। पूरा कॉपी करना बेटर है, लेकिन अभी चले मैंने इंडिविजुअली कर लिया ध्यान से, तो ये क्लियर है तब भी टेस्ट। तो ठीक है, मूव कर लेते हैं आगे। ठीक है जी। द टेक्स्ट इज सेंटर्ड अगेन, सो द लिंक टू द CSS फाइल इज़ वर्किंग। अब वो जो है यानी कि क्योंकि सेंटर में है तो मतलब CSS का लिंक, CSS फाइल जो है वो तो लिंक हो चुकी है, वर्किंग फाइन, जो हमने लिंक लगाया। ऐड अनदर स्टाइल टू द फाइल दैट चेंजेस द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू ब्राउन फॉर द बॉडी एलिमेंट। अब आपने क्या करना है कि बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी ऐड करनी है बॉडी के अंदर। अब यानी कि अपने बॉडी पे लगाना है स्टाइल, तो बॉडी को मैं लगा सकता हूँ नीचे भी, लेकिन मैं ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि बॉडी इनसे पहले आती है शुरू में, तो ऑर्डर वैसे मैटर नहीं करता, लेकिन यूजुअली छोटी एप्लीकेशन है तो हमें पता है कौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है, तो बॉडी को यूजुअली हम ऊपर लिख देते हैं, इनसे बाद में भी लिखेंगे, कोई मसला नहीं है। अब ये हम ऊपर लिख लेते हैं। अब हमें इसकी क्या प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू होती है। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी सेट करनी है, बैकग्राउंड कलर की। ये मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और ये क्या पेस्ट, और कॉलन लगाना नहीं भूलेंगे, हमने कॉलन लगा देंगे, और टू ब्राउन, उसको कलर दे देंगे जी ब्राउन। और एंड में सेमी कॉलन, देखें यहाँ पे सेमी कॉलन भी है, देखें ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, मैं दूँ या नहीं, देखें हटा भी दिया तब भी चल रहा है, लगा दूँ तब भी चल रहा है, ऑप्शनल है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टाइलिंग जब देंगे ना, हम अभी तो बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा होंगी ना तो फिर हमें देना पड़ता है, वो हम अभी आगे देख लेंगे। अभी सिंगल भी एक ही स्टाइल दे रहे हैं, खाली बैकग्राउंड कलर पर काम कर रहे हैं ना, तो अभी कोई मसला नहीं। तो अभी ब्राउन हमने दे दिया, कलर आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। दैट ब्राउन बैकग्राउंड मेक्स इट हार्ड टू रीड द टेक्स्ट। अब ये जो ब्राउन बैकग्राउंड है ये टेक्स्ट को रीडेबल नहीं है, थोड़ा सा मिक्स सा लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड हो गया, ये उठ नहीं रहा। ठीक है जी, ये कलर ना इस पर उठ नहीं रहा टेक्स्ट का कलर। अब ये क्या कह रहे हैं, चेंज द बॉडी एलिमेंट्स बैकग्राउंड कलर टू बी बर्ली वुड। अब जो उसका बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर था उसको बर्ली वुड कर दें। अभी क्या, पहले क्या था ब्राउन, उसको बर्ली वुड करें। सो इट हैज़ सम कलर, उसका कुछ कलर भी होगा, बट यू आर स्टिल बी एबल टू रीड द टेक्स्ट। उसका कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा, लेकिन कलर है, देखें कलर डल होगा, लेकिन इट हैज़ सम कलर, बैकग्राउंड कलर भी है, और टेक्स्ट भी रीडेबल अब ज़्यादा उठ रहा है, देखें। ठीक है जी, क्लियर है, अब वाज़ है टेक्स्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये ठीक हो गया। द div एलिमेंट इज़ यूज्ड मेनली फॉर डिज़ाइन लेआउट पर्पसेस। अब एक div एलिमेंट की बता रहे हैं, div एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, अच्छा जो div है ये भी बेसिकली हमारे आउटपुट के ऊपर कोई वाज़े फ़र्क नहीं आता, लेकिन ये जो होता है ये बेसिकली डिवीज़न क्या, आई गेस शॉर्ट फॉर्म है, तो बेसिकली ये डिवीज़न बताती है कि यहाँ से हमारा कंटेंट जो है अलग हो रहा है।
ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है ताकि सेपरेट हम कंटेंट को कर सकें। अच्छा, डिव एलिमेंट इज़ यूज्ड मेनली फॉर डिज़ाइन लेआउट पर्पज। इसको लेआउट बता रहा होता है कि लेआउट यानी कि एक होता है ना डिज़ाइन लेआउट, कि ये पीस यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक डिव ख़त्म हो गई, एक पीस ऑफ कंटेंट आ गया, फिर अगला पीस ऑफ कंटेंट आ गया, ठीक है। तो अनलाइक द अदर कंटेंट एलिमेंट्स फॉर यू हैव यूज होगा, तो ये सिर्फ डिज़ाइन लेआउट के लिए होता है, अनलाइक दूसरे एलिमेंट की तरह नहीं है जो हमने पहले यूज़ कर चुके हैं। अदर कंटेंट एलिमेंट जो हमने पहले यू हैव यूज सो फार, अब तक जो हमने सो फार जो हम यूज़ कर चुके हैं, अब तक जो यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। एट अ डिव एलिमेंट इनसाइड द बॉडी एलिमेंट। अब ये कह रहे हैं कि बॉडी एलिमेंट के अंदर एक डिव एलिमेंट यूज़ करते हैं, एंड देन मूव ऑल द अदर एलिमेंट्स इनसाइड द न्यू डिव, और उसके अंदर सारे एलिमेंट डालते हैं। तो मैं पहले ये करूँ कि डिव बना दूँ और क्लोजिंग, और यहाँ क्लोज करके सबको अंदर पेस्ट कर दूँ। उससे चाहिए कि मैं इसी को पूरा आगे धक्का लगा देता हूँ और यहाँ पे अपना डिव जो है क्लोज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये मेरा डिव आगे हो गया और ये इंटेंटेड हो गया, अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, हमारा क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। तो गोल नाउ इज़ टू मेक द डिव नॉट टेक अप द एंटायर विड्थ ऑफ द पेज। अब कह रहे हैं कि अब गोल ये है, अब करना ये है, अब हमारा टास्क है गोल नाउ, अब ये है कि इज़ टू मेक द डिव नॉट टेक अप द एंटायर विड्थ ऑफ द पेज, वो पूरे पेज की विड्थ ना ले, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि वो बॉडी के अंदर है, तो बेसिकली वो पूरा डिव जो है हमारा पूरे इधर तक आ रहा है, तक पूरी बॉडी की विड्थ ले रहा है, इंटायर विड्थ ऑफ द पेज। सी एस एस विड्थ प्रॉपर्टी इज़ परफेक्ट फॉर दिस। अब हमें ये विड्थ प्रॉपर्टी हमारे लिए परफेक्ट है ये काम करने के लिए, अगर हम चाह रहे हैं कि वो पूरी विड्थ ना ले। क्रिएट अ न्यू टाइप सेलेक्टर इन द स्टाइल शीट दैट गिव्स योर डिव एलिमेंट अ विड्थ ऑफ 300 px। एक न्यू टाइप सेलेक्टर बनाए इन द स्टाइल शीट, तो वो बेसिकली अगर डिव पे काम करना है तो हम डिव से ही बनाएंगे उस टाइप सेलेक्टर, और दैट गिव्स योर डिव एलिमेंट अ विड्थ ऑफ 300 px, जो हमारी उसको विड्थ दे दे 300 px की। देखें जी, ये हमारा हो गया सुपड़, इधर आ गया, पहले पूरा सेंटर था, बेसिकली कोई यहाँ तक आ रहा है 300 px, और पहले वो पूरी 100 यहाँ तक विड्थ थी उसकी, 100% विड्थ थी, अब 300 px सब कुछ आ रही है, तो वो यहाँ तक आ रहा है, इस वजह से ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊँ मैं या ना लगाऊँ कोई मसला नहीं, ठीक है जी, टेक्स्ट क्लियर है, लेकिन लगा लें, अच्छी बात है। कमेंट्स इन CSS लुक लाइक दिस। अब CSS में भी कमेंट होती हैं, ठीक है, वही कमेंट में लगा देता, हम अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ अगर हम अपने लिए कोई नोट छोड़ना चाह रहे हैं, या आप कोई डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि स्टाइलिंग क्या कर रही है, या फिर कोई टू हम क्या हमें कोई बाद में ऐड करना है, तो वो हम लिख सकते हैं, या कोई ऐसा कोड जो रन ना हो, जो स्टाइल अप्लाई ना हो, ठीक है, तो वो हम कमेंट कर सकते हैं। इन योर स्टाइल शीट कमेंट आउट द लाइन कंटेनिंग द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, so you can see the effect of only styling div element, this will make the background white again। अब ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो है ना, आपको div एलिमेंट का स्टाइल अगर आपको देखना है तो आप बैकग्राउंड कलर को जो है ना बेसिकली आप कर दें कमेंट आउट। मैं शुरू में आके इसके ये बनाया और एंड में आके ये बनाया स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक स्लैश, तो ये इसका कलर जो है हट गया पीछे से, तो मेक सेंस। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट होता है, अगर मैं हटा दूँ और खाली कंट्रोल दबा के स्लैश दबाऊँ, या अगर हम मैक पर हैं तो कमांड दबा के स्लैश दबाएंगे, शिफ्ट के बराबर वाला जो स्लैश होता है, तो भी ऑटोमेटिकली आ जाती है, और दोबारा दबाएंगे तो हट जाएगी। कमांड मैंने दबाई रखी हुई है, या आप कंट्रोल दबाए रखें और स्लैश दबाते रहें, तो ये खुद ही जो है कमेंट कर रहा है और कमेंट हटा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि इसको मैं दोबारा कमांड दबा के स्लैश दबा दूँ, कमेंट हमने कर दिया है, तो ये हमारे पास चल रहा है। तो इससे बेसिकली बस ये इसने कलर हटाया है बेसिकली इसमें। अभी मैं डिव जो है, डिव की विड्थ इतनी है, अभी तक पूरी नहीं गई है, क्योंकि ये स्टाइल जो लगा हुआ था ये बॉडी पे लगा हुआ था ना कलर, तो बॉडी का कलर हट गया, क्योंकि बॉडी पूरा पेज होता है, बॉडी में पूरा पेज आ रहा होता है, ठीक है। नाउ यूज़ द एग्जिस्टिंग डिव सेलेक्टर टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द डिव एलिमेंट टू बी बर्लीवुड। खाली डिव का जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको सेट करना है। एग्जिस्टिंग डिव सेलेक्टर, एग्जिस्टिंग मतलब जो ऑलरेडी है आपके पास डिव सेलेक्टर, एग्जिस्टिंग डिव सेलेक्टर यानी कि ये जो डिव सेलेक्टर हम पहले बना चुके हैं ना, जिसमें विड्थ दी थी, उसी को यूज़ करना है हमें। टू सेट द बैकग्राउंड कलर, उसका बैकग्राउंड कलर यूज़ सेट करें। बैकग्राउंड कलर कैसे था, बैकग्राउंड डैश कलर, और उसको क्या वैल्यू देते हैं, बर्लीवुड को, इसे बर्लीवुड दें, ठीक है जी। अब देखें, अब बर्लीवुड आपका सिर्फ इतने से एरिया पे आया, तो आपको पता चलिए कि इसकी डिवाइस की विड्थ जो है, डिव की विड्थ अब कम हो चुकी है, अब इसकी पूरी बॉडी वाली विड्थ नहीं है। इफ़ यू आर क्यूरियस कि इसकी हाइट भी कम है, तो हाइट जो है वो डिव कंटेंट के हिसाब से लेता रहता है, जितना बड़ा कंटेंट होगा उसकी हाइट उतनी बढ़ती जाएगी, ठीक है जी। आगे चलते हैं। Now it is easy to see that the text is centered inside the div element. Currently the width of the div element is specified in pixels. अब कहना है कि it is easy, अब बहुत easy हो गया that the text is centered inside the div element। text जो है वो div element के अंदर centered है,
क्योंकि सेंटर लग तो रहा था लेकिन पता नहीं चल रहा था वो किस चीज़ के सेंटर में। अब डिफ के सेंटर में वो क्लियरली पता चल रहा है कि डिफ को हमने कलर देने की वजह से हमें पता चल गया कि डिफ का एरिया कहाँ से कहाँ तक है। उसको विड्थ दी है ना 300 px, तो वो 300 पिक्सल्स आपके यहाँ तक हैं, ठीक है जी। अच्छा, पिक्सल्स करेंटली द विड्थ ऑफ द डिफ एलिमेंट इज स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स। आपकी स्क्रीन जो होती है उसके भी एक स्पेसिफिक विड्थ कोई 1000 पिक्सल्स तक होते हैं, तो उसमें से 300 पिक्सल्स हमने उसको दे दिए। तो देखें ये 300 के 300 ही ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये बता रहा है कि स्पेसिफाइड इन पिक्सल्स, तो ये पिक्सल्स में आपने डिफाइन की हुई है ऐसे। सो चेंज द विड्थ प्रॉपर्टीज वैल्यू टू बी 80%, सो टू मेक इट 80% ऑफ द विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट एलिमेंट बॉडी। यानी कि ये कह रहे हैं कि इसको अगर आप परसेंट में दें, आप इसे 80% कर दें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ये अगर टोटल 100% है यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन, तो उसका 80% ले लेगा ये। तो अभी देखें, अभी मैं इसको जितना भी इंक्रीज़ करता हूँ भी डिक्रीज़ करता जाऊँ, उसकी विड्थ कितनी है 3300 px। अभी अगर इसको मैं परसेंटेज में देता हूँ 80%, तो देखें ये 20% है और ये 80% है। क्या मैं इसकी स्क्रीन को अगर बड़ा करूँगा तो क्या ये भी फुल स्पेस लिखता जाएगा और 80-20 में खुद ही डिवाइड होगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। देखें अभी ये जो स्पेस है ये 80% है और 20% है। जितना मैं इसको छोटा भी कर दूँगा तो ये एरिया 80% है और ये जो आपकी एरिया है ये 20% है। तो ये मैजिक था। और 300 px में आपने देखा था कि इसकी विड्थ चेंज नहीं हो रही थी, अभी परसेंटेज में मैंने दे दी तो इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो ये डिफरेंस है परसेंटेज और px का, पिक्सल्स और परसेंटेज का, ठीक है जी। आगे चल लेते हैं। नेक्स्ट वी वांट टू सेंटर द डिव हॉरिजॉन्टली। अब हमें इस डिव को जो है हॉरिजॉन्टली भी सेंटर करना है, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि अभी आपकी जो डिव है ये लेफ्ट में पड़ी है, अभी इसको डिव को भी तो जो बर्ली वुड का कलर है, पता नहीं क्या नाम रखा है इन्होंने, ये जो कलर है ये वुड से रिलेटेड हुई कलर है ना, तो ये सेंटर में भी हो ना, ये डिव भी पूरी सेंटर में हो। देखें टेक्स्ट डिव के सेंटर में, अब ये चाह रहे हैं डिव बॉडी के सेंटर में हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यू कैन डू दिस बाय सेटिंग इट्स मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट प्रॉपर्टीज़ टू ऑटो। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं, अब ये एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बड़ी जल्दी ये पढ़ा रहे हैं। मार्जिन लेफ्ट क्या करता है और मार्जिन राइट क्या करता है। थिंक ऑफ द मार्जिन एज इनविजिबल स्पेस अराउंड एन एलिमेंट। ये समझ लें कि आप उसके स्पेस जो है ना अराउंड एन एलिमेंट की स्पेस है। तो जब मैं अगर इसको खाली मैं आपको करके दिखाऊँ मार्जिन लेफ़्ट अगर करके दिखाऊँगा ना, तो ये बोलता है कि स्पेस ले लो। मार्जिन लेफ्ट ऑटो का मतलब होता है पूरी। देखें इससे क्या हुआ, आपने क्या देखा कि मार्जिन लेफ्ट से पूरी इसने यहाँ पे स्पेस ले ली है, जितनी भी लेफ्ट जगह है वो सारी ले लो और राइट पे शिफ्ट हो जाओ। मार्जिन लेफ्ट ये करता है, मार्जिन लेफ्ट बोलता है लेफ्ट से सारी जगह ले लो। तो अगर मैं मार्जिन राइट लिखूँगा तो मार्जिन राइट बोलेगा राइट से भी सारी जगह ले लो, लेकिन दोनों में फिर हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली दोनों ने बोला सारी जगह लो, तो वो इवेंचुअली सेंटर में आ जाता है, ठीक है। तो दोनों बराबर में आपस में जगह बांट लेते हैं। तो इसलिए जब हम दोनों लिखते हैं मार्जिन लेफ्ट ऑटो मार्जिन राइट ऑटो, तो वो चीज़ डिव सेंटर में आ जाती है। तो किसी भी डिव को आप सेंटर करना हो कि अक्सर होगा कि ये आ रहा होता है टास्क हमारा, तो हम इसको यूज़ करते हैं। एक उसको विड्थ देना नहीं भूलना है आपने, ठीक है। विड्थ आप देंगे तो फिर आपका मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट चलेगा, ठीक है जी। थिंक ऑफ द मार्जिन इज यूजिंग दीज टू मार्जिन प्रॉपर्टीज सेंटर द डिव एलिमेंट विद इन द बॉडी एलिमेंट। इसको यूज़ करके, इन मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करके डिव एलिमेंट को आप बॉडी एलिमेंट के अंदर सेंटर करते हैं। कर लिया जी हमने, और समझ भी लिया कि मार्जिन लेफ्ट ऑटो एक्चुअली करता क्या है। जो लेफ्ट ऑटो करता है तो वही राइट ऑटो उसका उल्टा कर देता है। ये लेफ्ट से सारी जगह लेता है, राइट से सारी जगह लेता है, तो वो इवेंचुअली सेंटर में आ जाते हैं। ये टिक हो गया हमारा, आगे चलते हैं। So far you have been using type selectors to style elements. A class selector is defined by a name with a dot directly in front of it like this. क्लास अभी ये कह रहे हैं कि अभी आपने टाइप सेलेक्टर यूज़ किया सो फार अब तक। तो अब एक होता है क्लास सेलेक्टर इज़ डिफाइंड बाय अ नेम विद अ डॉट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ इट। अब इसका कोई भी क्लास मतलब अगर सेलेक्टर बनाना है तो आप क्लास नेम लिखते हैं और उसके शुरू में डॉट लगा देते हैं लाइक दिस, ठीक है जी। डॉट क्लास नेम और उसके बाद जो भी स्टाइल आपने देना है वो दे दें। चेंज द एग्जिस्टिंग डिव सेलेक्टर इनटू अ क्लास सेलेक्टर बाय रिप्लेसिंग डिव विद अ क्लास न्यू मेन्यू। अब इसको डिव जो है एग्जिस्टिंग डिव है सेलेक्टर है, इसको क्लास से सेलेक्ट कर दें, उसका जो नाम है क्लास का वो मेन्यू है, और जो चूँकि ये क्लास सेलेक्टर उससे पहले डॉट लगेगा। डॉट का मतलब एक क्लास सेलेक्टर है, इसको वाली चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इससे क्या हुआ, हमारा जो स्टाइलिंग भी थी वो चली गई। अब आगे चलते हैं। अब क्या कह रही है, टू अप्लाई द क्लास स्टाइलिंग टू द डिव एलिमेंट एड अ क्लास एट्रीब्यूट टू द डिव एलिमेंट्स ओपनिंग टैग एंड सेट इट्स वैल्यू टू मेन्यू। अब पहले तो इस डिव पे डायरेक्ट अप्लाई हो रहा था ना, वो हमने वो मेन्यू पे लगाई है, तो इसको हमें उसको भी एक लिंक जोड़ना है ना, एक ताल्लुक बनाना है, लिंक जोड़ना है। ये वो वाला लिंक नहीं है सीसीएस वाला, ये मैं अंग्रेज़ी वाला लिंक बोल रहा हूँ। लिंक जोड़ना है कि ये डिव इसको जो वही क्लास लगनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेन्यू लिखूँगा, क्लास एक एट्रीब्यूट दूँगा क्लास का और उसकी वैल्यू दूँगा मेन्यू। अब देखें हमारा कलर वगैरह वापस आ गया। तो अप्लाई द क्लास स्टाइलिंग टू द डिव एलिमेंट, जो क्लास में हमने स्टाइलिंग लिखी थी वो डिव पे अगर अप्लाई करनी है तो बेटा क्लास एट्रीब्यूट टू द डिव एलिमेंट, इसको क्लास एट्रीब्यूट देते हैं
उसके ओपनिंग टैग में ऑब्वियसली बात है एलिमेंट के एट्रीब्यूट हमेशा ओपनिंग टैग में आता है, एंड सेट इट्स वैल्यू टू मेन्यू, उसकी वैल्यू जो है मेन्यू रखते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंस द कैफ़ेज मेन प्रोडक्ट फॉर सेल इज़ कॉफ़ी, यू कुड यूज़ एन इमेज ऑफ कॉफ़ी बीन्स फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द पेज, क्योंकि मेन जो है ये कॉफ़ी के लिए ये तो मेन प्रोडक्ट इनकी जो है कॉफ़ी सेल करने के लिए, तो बैकग्राउंड में हमें कॉफ़ी लगा लेते हैं एक अच्छी से लेके कॉफ़ी बीन्स की इमेज फॉर द बैकग्राउंड ऑफ द पेज। डिलीट द कमेंट एंड इट्स कंटेंट्स इनसाइड द बॉडी टाइप सेलेक्टर। अब ये कमेंट है इसको डिलीट कर दें, इसको हमने कमेंट कर दिया था ना, बॉलीवुड याद है अगर हम, इसको डिलीट कर दें। ये देखें बॉडी के अंदर अभी हम स्टाइल की फ़ाइल में और बॉडी के सेलेक्टर में हैं। ठीक है जी, तो इसको हमने करना है, इसको हमने देना है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी देनी है और उसकी वैल्यू ये रख देनी है। तो मैं बैकग्राउंड इमेज देता हूँ, बैकग्राउंड इमेज, और उसकी वैल्यू रख देता हूँ ये। ठीक है, तो ये हमारी इमेज आएगा। सेमीकोलन लगा दें, अच्छी प्रैक्टिस है, तो सेमीकोलन लगा दी, तो ये हमने बैकग्राउंड इमेज भी हमारी आ गई। सिंपल एज दैट। URL लिख के हम जो URL है वो बता देते हैं। अच्छा, जो भी URL आपको दिखता है ना, आप उसको कॉपी करके ना नए टैब में ओपन कर लिया करें। कॉपी करा हमने, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, ये इमेज हमारी खुल गई। सही है जी, तो ये बेसिकली यही बता रहा है कि ये इस इमेज का एक बेसिकली URL यहाँ से डालो बैकग्राउंड इमेज। ये सिंटेक्स है, ये लिखना नहीं भूल जाएगा। अच्छा, इट इज़ लुकिंग गुड, भी अच्छा दिख रहा है। टाइम टू स्टार्ट एडिंग सम मेन्यू आइटम्स। अब मेन्यू आइटम्स लगाने का टाइम है। एड एन एम्प्टी आर्टिकल एलिमेंट अंडर द कॉफ़ी हेडिंग। आर्टिकल एलिमेंट जो है सिमेंटिक टैग आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे समझ गए होंगे कि ये एक हमारे स्क्रीन पर कोई एंटर नहीं करेगा, लेकिन ये कुछ बता रहा होता है कि अब यहाँ से कोई चीज़ शुरू हो रही है। आर्टिकल से बेसिकली बता रहा होता है कि ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमें पढ़ने में समझ आ जाएगा ये किस बारे में। आर्टिकल्स यूँ सेंस समझ में आ जाए। अब यूँ समझ लें जैसे अगर आप कपड़ों की मार्केट वगैरह पे भी जाते हैं तो वो बताते हैं नया आर्टिकल आया है, ठीक है ना, नया शर्ट का नया आर्टिकल आया है, ठीक है ना। तो वो बेसिकली वो यही बता रहे होते हैं नया सूट आया है। लेडीज़ मार्केट में बुला रहे होते हैं वो ख़वातीन को भाई कि नया आर्टिकल आया है, तो वो बेसिकली यही होते हैं कि नया पीस होता है ना, पीस ऑफ। अब यहाँ पे भी एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। जो इनके मेन्यू आइटम्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है आर्टिकल में, यानी कि ये हमारा था हेडर, अगर आपको याद हो, और ये हमारे 2 सेक्शंस थे, इनको कॉफ़ी और डिज़र्ट्स के 2 सेक्शंस थे। अब उसमें भी जो है एक लाइन है, इसको हम कर देंगे आर्टिकल में। ये हमारे आर्टिकल्स हो गए ना, एक आर्टिकल ये, एक आर्टिकल ये। ठीक है जी, तो ये हमारे हो गए आर्टिकल्स। तो अब हमने क्या करना है, एक ऐड एन एम्प्टी आर्टिकल एलिमेंट अंडर द कॉफ़ी हेडिंग। इसके नीचे एक एम्प्टी आर्टिकल एलिमेंट बना लें। ठीक है जी, तो बना लिया जी हमने। इट विल कंटेन अ फ्लेवर एंड प्राइस ऑफ ईच कॉफ़ी यू करंटली ऑफर। फ्लेवर और प्राइस जो है इसमें आएगी ही। इट विल कंटेन, अभी इसमें मेरे ख्याल से नहीं करने का इन्होंने बोला, तो हम नहीं कर रहे। जो आप करंटली ऑफ़र कर रहे हैं, जो भी प्राइस वगैरह सेट करेंगे, तो वो जो है इट विल कंटेन अभी आएगी, अभी नहीं, बस इतना लिखें और आगे बढ़ें। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल एलिमेंट्स कॉमनली कंटेन मल्टीपल एलिमेंट्स दैट हैव रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आर्टिकल एलिमेंट्स के अंदर बेसिकली जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाले एलिमेंट्स जो है साथ होते हैं। बेसिकली वो एक ही चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो वो रिलेटेड होगा इसलिए। ठीक है ना, तो वो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं लेकिन वो एक ही चीज़ के बारे में, तो वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बेसिकली एक ही आर्टिकल के बारे में दे रहे होते हैं। इन दिस केस इट विल कंटेन अ कॉफ़ी फ्लेवर एंड अ प्राइस फॉर दैट फ्लेवर। तो हमारा आर्टिकल बेसिकली वो एक कॉफ़ी का फ्लेवर है, तो उसके प्राइस और वो फ्लेवर का नाम, वो चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है जी, तो यानी कि अभी भाई अगर कोल्ड ड्रिंक के बारे में भाई ड्यू की प्राइस, ठीक है जी, कोई भी अगर पेप्सी की प्राइस, तो ये हमारा एक आर्टिकल में एक आर्टिकल हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक है, ये हमारे 2 आर्टिकल हुए। एक में एक का नाम जो आर्टिकल नेम हो गया कैलेंड ड्यू और उसकी प्राइस हो गई, फिर दूसरे का नाम और दूसरे की प्राइस एंड प्राइस फॉर दैट फ्लेवर। नाउ नेक्स्ट 2 P एलिमेंट्स इनसाइड योर आर्टिकल एलिमेंट। अब इसके अंदर 2 P एलिमेंट्स को कर दें जी नेक्स्ट का मतलब याद है आपने, उसके अंदर लिखना है। ठीक है जी, 2 हमने नेक्स्ट कर दिए इनसाइड आर्टिकल। द फर्स्ट वन टेक्स्ट शुड बी फ्रेंच वैनिला। पहले का जो टेक्स्ट है वो हमने ये रख देना है, एंड सेकंड टेक्स्ट जो है हमने ये रख देना। ठीक है जी, सेकंड वाले का हमने ये टेक्स्ट रख दिया। चेक कर लेते हैं, ये जी आ गया, ये हमारा आ भी रहा है नीचे इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टार्टिंग बिलो द एग्जिस्टिंग कॉफ़ी प्राइस पेयर। अब जो नीचे कॉफ़ी प्राइस पेयर BA में ये प्राइस है और ये कॉफ़ी है और ये प्राइस है। ठीक है जी, ऐड द फॉलोइंग कॉफ़ी एंड प्राइसेस यूजिंग आर्टिकल एलिमेंट्स विद 2 नेस्टेड P एलिमेंट्स इनसाइड ईच। तो ये करेंगे अब उसके लिए, अब नीचे ना इनके लिए एक एक को उठाओ और आर्टिकल एलिमेंट ऐड करते जाओ।
प्राइसेस यूजिंग, बेसिकली अब आपको समझ आ गया ये करवाना क्या चाह रहे हैं, तो उससे हम अंग्रेज़ी खुद ही समझ लेते हैं। ये बेसिकली यही चाह रहे हैं, तो एट द कॉफ़ी एलिमेंट उसके प्राइसेस और जो है ना उसके अंदर आर्टिकल एलिमेंट डाल देना है, और आर्टिकल के अंदर 2 पी एलिमेंट रख देना है। ठीक है जी। एज बिफोर द फर्स्ट पी एलिमेंट्स टैग शुड कंटेन द कॉफ़ी फ्लेवर, पहले वाले में कॉफ़ी पी टैग के अंदर कॉफ़ी का फ्लेवर डाल देना और सेकंड वाले पे उसका प्राइस डाल देना। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। तो मैं एक आर्टिकल बनाऊँ उसके अंदर पी बनाऊँ, उससे अच्छा मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और कैरमेल, ये पता नहीं क्या नाम है, वो डाल दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ये पेस्ट बस रिप्लेस कर लेते हैं और इसकी प्राइस रिप्लेस। ठीक है, ये दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली मुझे 3 बार और चाहिए, मैं 3 बार पेस्ट कर लेता हूँ, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया था। अगला है हमारा पम्पकिन स्पाइस, और इसकी प्राइस है 3.5। आई वुड स्किप दिस के क्योंकि ये रिपीटेटिव है, बट या इफ़ यू आर बिगिनर यू शुड राइट देम ऑल। अगला हमारा जो है हेज़लनट आ गया। इसकी प्राइस है 4.5। इसको टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, ठीक आ गया। ये सारे एलिमेंट हमारे पास रेंडर भी हो गए हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि इवेंचुअली जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट में आपका सारा लिखा वही होता है। सही है ना, नेक्स्ट से जाके हम उसको कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपने टाइम सेव करना है। द फ्लेवर्स एंड प्राइसेस आर करंटली स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। अभी करंटली जो है एक दूसरे के ऊपर है, स्टैक हुई हुई है। ठीक है ना, स्टैक्स मतलब ढेर लगा हुआ है ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, एक के ऊपर एक है। एंड सेंटर्ड विद द रिस्पेक्टिव पी एलिमेंट्स, तो सेंटर भी हैं ये। ठीक है, इट वुड बी नाइस इफ द फ्लेवर वॉज ऑन द लेफ्ट एंड द प्राइस वॉज ऑन द राइट। ये है कि ना, इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होता, वो बेहतर होता कि अगर फ्लेवर जो है वो लेफ्ट में होता और प्राइस राइट में होती, जैसे कि यहाँ पे एक्चुअली में। ठीक है जी। एट द क्लास नेम फ्लेवर टू द फ्रेंच वनीला पी एलिमेंट, इसको भी एक क्लास नेम दे दें। क्लास ऐसे लगती है जी, एक उसका एट्रीब्यूट बनता है क्लास का, और इक्वल टू वैल्यू, और उसको दे दें आप टू द पी एलिमेंट, और उसको एट क्लास नेम फ्लेवर टू द फ्रेंच वनीला पी एलिमेंट। ठीक है, इसके पी एलिमेंट को हमने क्लास नेम दे दी फ्लेवर की। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं लुक्स कोड। अभी इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि हमने क्लास दे दी फ्लेवर। इस क्लास को हमने यूज़ नहीं किया, स्टाइल हम यूज़ करके इस पर कोई सेलिंग अप्लाई करेंगे तो वो फ्रेंच वनीला पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये पर्पज़ होता है क्लास वगैरह का भी कह सकते हैं आप। यूजिंग योर न्यू फ्लेवर क्लास एज अ सेलेक्टर, सेट द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज़ वैल्यू टू लेफ्ट। अब जो हमने फ्लेवर क्लास एज अ सेलेक्टर हमने यूज़ करना है, जो हमने फ्लेवर बनाया था, फ्लेवर लगाई थी क्लास, वो हमें यूज़ करना है। तो हमें क्लास सेलेक्टर यूज़ करना है तो हम डॉट लगा देते हैं। ठीक है जी, अगर हमारे पास एलिमेंट वाला होता तो डॉट नहीं लगता, या टैग यानी कि एलिमेंट या टैग नेम हो गया तो हम डॉट नहीं लगाते, डायरेक्ट नाम लिखते हैं, यानी कि H1 H2 H3। अगर क्लास से कर रहे हैं तो हम डॉट लगाते हैं। हमने लिख दिया सेलेक्टर सेट द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टीज़, तो हमने लिख दिया जी टेक्स्ट अलाइन, और उसकी वैल्यू को रख दें लेफ्ट। ये मैंने रख दिया जी लेफ्ट, पेन चलेगा आपका उड़ के लेफ्ट में आ गया। ठीक है जी, इसको टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट हो गया। नेक्स्ट यू वांट टू अलाइन द प्राइस टू द राइट। अब जो प्राइस है उसको करना है राइट पे अलाइन। एट द क्लास नेम प्राइस टू योर पी एलिमेंट सो दैट हैज़ 3 एग्जिट टैग्स। बेसिकली इसको देखें ऊपर जो हमने फ्लेवर दिया था ना, अब इस प्राइस को भी एक क्लास देते हैं, उसको हम रख देते हैं प्राइस। अभी वो कुछ लिखा नहीं है हमने स्टाइलिंग, अभी बस हमने क्लास एक डिफाइन करी है उसकी, उसमें स्टाइलिंग अभी हम अप्लाई करेंगे। नाउ अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट फॉर द एलिमेंट्स विद द प्राइस क्लास। अब सिंपली उन्होंने शॉर्ट में बोला है कि जो प्राइस क्लास पे जो एलिमेंट होंगे उनको जो है राइट अलाइन कर दो। तो हमें पता है हमें एक डॉट प्राइस करके पहले सेलेक्टर लेंगे, और राइट में करने के लिए हम टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और उसकी वैल्यू देंगे हम राइट। तो ये हमारा चला गया राइट में चला गया। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ही अजीब भी लग रहा है, लेकिन हम इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। सेमीकोलन डाल दें, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट लुक्स गुड। आगे चलते हैं। दैट इज़ काइंड ऑफ वॉट यू वांट बट नाउ इट वुड बी नाइस। कह रहे हैं काइंड ऑफ वॉट यू वांट, काइंड ऑफ यानी कि तकरीबन वैसा है, लगता है तकरीबन वैसा ही है, काइंड ऑफ वॉट यू वांट बट नाउ इट वुड बी नाइस इफ़ द फ्लेवर एंड प्राइस वर ऑन द सेम लाइन। कह रहे हैं लेकिन ये बेहतर होता कि अगर फ्लेवर और प्राइस जो है वो सेम लाइन में भी होते। ये देखें अगली लाइन में चला गया। ठीक है ना,
on the same line. P elements are block level elements, so they take up the entire width of the parent element. पेरेंट ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट मैंने आपको HTML वाले क्वेश्चन में भी कैट फोर टाइप में बताया था कि ये बेसिकली जब हम चेक बॉक्स वगैरह रिव्यू कर रहे थे कि वो हमें अगली लाइन में लाना होता है, वो एक ही लाइन में आ रहे होते हैं, वो इनलाइन होते हैं। और ये ब्लॉक हैं, P हो गया, H1 हो गया, H2 हो गया, कि वो पूरे विड्थ ले लेते हैं। तो इसने पूरी विड्थ ले ली है, तो ये अगली लाइन में ही आ रहा है हमेशा भी। सो दे टेक अप द इंटायर विड्थ, ये पूरी विड्थ ले लेते हैं पेरेंट एलिमेंट, जो इनका पेरेंट एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली डिफ के अंदर है, अगर आपको याद है ये सारे, तो ये इन्होंने पूरी डिव की जो विड्थ थी उस वो पूरी वहाँ वो ली हुई है लाइनिंग टू गेट देम ऑन द सेम लाइन। अब इनको अगर सेम लाइन पे लेकर आना है इसको और प्राइस को, यू नीड टू अप्लाई सम स्टाइलिंग टू द P एलिमेंट्स। अब P को थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी, सो दे बिहेव मोर लाइक इनलाइन एलिमेंट्स, ताकि ये इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करें, मोर लाइक उनकी तरह बिहेव करने लग जाएँ। एड अ क्लास एट्रीब्यूट विद अ वैल्यू आइटम अब टू द फर्स्ट आर्टिकल। अब एक इसको आर्टिकल को आप एक क्लास दे दें एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू रखते हैं आइटम, ठीक है, अंडर द कॉफ़ी हेडिंग के नीचे जो है कर दिया जी, टेस्ट, ठीक है, सक्सेसफुल। अभी उससे कुछ भी नहीं होगा, अभी तो खाली नाम दिया है ना, कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं था। P एलिमेंट्स आर नेसेसरी इन एन आर्टिकल एलिमेंट विद द क्लास एट्रीब्यूट ऑफ आइटम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उन पे P पे हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, लेकिन हमें वो दोनों P पे हमें सेम स्टाइलिंग अगर अप्लाई करनी थी तो उन्होंने इसलिए उसके पेरेंट को एक क्लास दे दी है। अब ये चाह रहे हैं कि अगर दो P को हमें एक साथ टारगेट करना है, तो अब ये कह रहे हैं कि हम उसको इस तरीके से कर सकते हैं, डॉट आइटम P, यानी कि जो आइटम के अंदर P हैं, यानी कि वो पहले जाएगा, ये हमारी HTML है, तो हमने आइटम बनाया है इस पर, वो जाएगा इसके ऊपर, और उस डॉट आइटम स्पेस दे के P लिखा होगा, तो इस क्लास, इस आर्टिकल पे लगी हुई क्लास हो, इसके अंदर जो P हैं स्पेस दे के P लिखा है, यानी कि इसके अंदर जितने भी P हैं, ये और ये, तो ये दोनों P हमारे पास टारगेट हो जाएंगे। ये एक सेलेक्टर, ये देख लें, ये बड़ा काम का सेलेक्टर है, ठीक है जी। तो एलिमेंट विद द क्लास एट्रीब्यूट, यू कैन स्टाइल ऑल द P एलिमेंट्स नेस्टेड एनीवेयर इन द एलिमेंट्स विद द क्लास नेम आइटम लाइक दिस। तो आइटम की क्लास जहाँ जहाँ आपने ऐड कर दी उसके अंदर जो जो P एलिमेंट होंगे उन सब पे ये अप्लाई कर देगा क्लास। तो अभी हमने आइटम एक ही बार यूज़ किया, उसके अंदर 2 P हैं, तो अभी हम 2 पे करेगा, ठीक है। तो आगे जाके हम देखेंगे कि हम आइटम बड़ा कहीं किसी और पे भी लगाएंगे तो उसके अंदर P पे भी लग जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी खाली हमने इस पे और इस पे लगानी है। तो यूजिंग द above selector add a display property with value inline block, so the P elements behave more like inline elements। तो बेसिकली जो उनकी नेचर थी ब्लॉक की, उसको हम चेंज कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक से। कह रहे जो ऊपर दिया हुआ सेलेक्टर था ये हमने यूज़ कर लिया, और उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी हमने कर दी इनलाइन ब्लॉक, ठीक है जी। अब ये एक लाइन में तो आ गए। P एलिमेंट हमेशा एक पूरी लाइन लेते हैं, अगली लाइन में आता है, लेकिन वो अब क्या किया, देखें यहाँ पे जो है P एलिमेंट है ना, 2 P हैं, ये एक्चुअली में तो अगली लाइन में आने चाहिए था, लेकिन अभी एक ही लाइन में आ रहे हैं क्योंकि हमने इसको दे दिया इनलाइन ब्लॉक, इसकी नेचर ही चेंज कर दी, ठीक है जी। एक इनलाइन और ब्लॉक का कोई मर्जर निकाल लिया हमने, ठीक है, तो वो बराबर में आया था हमेशा। ये टेस्ट केस क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। दैट इज़ क्लोजर, तकरीबन हम करीब पहुँच गए हैं। बट द प्राइस डिडंट स्टे ओवर ऑन द राइट, लेकिन अब वो राइट पे नहीं रही प्राइस। दिस इज़ बिकॉज ये ऐसा है, ये इसलिए है क्योंकि इनलाइन एलिमेंट्स ओनली टेक अप द विड्थ ऑफ देयर कंटेंट, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स ओनली टेक अप द विड्थ ऑफ देयर कंटेंट, जो कंटेंट है उसी की विड्थ लेते हैं। अब ये टेक्स्ट लाइन लेफ्ट और राइट यूँ समझ लें कि इसकी विड्थ इतनी सी है तो वो लेफ्ट पर, और इसकी विड्थ इतनी सी है तो वो राइट पर अपनी इसी विड्थ की वजह से राइट पर, तो ये लेफ्ट राइट इस पर काम नहीं करता। टू स्प्रेड देम आउट एड अ विड्थ प्रॉपर्टी टू द फ्लेवर, कह रहे अगर इसको स्प्रेड करना है तो उसको एक विड्थ दे दें फ्लेवर को, एंड प्राइस, फ्लेवर एंड प्राइस दोनों को विड्थ दें, दैट हैव अ वैल्यू ऑफ 50%, दोनों को 50% दे दें, तो ये 50% विड्थ ले लेगा और ये 50% विड्थ ले लेगा, तो ये लेफ्ट में यहाँ पे लेफ्ट लाइन रहेगा और ये राइट वाले 50% में राइट अलाइन हो जाएगा, टेक्स्ट लाइन राइट लगा हुआ तो होना चाहिए। लेकिन हम लिख के देखते हैं 50% इसे दे दी हमने, ठीक है जी। तो ये देखें ये 50% स्पेस ले ली और ये यहाँ आ गया, और इसको हम देते हैं 50%। अब ये क्या हुआ जी, अगली लाइन में चला गया। अब इसको रन करके देख लेते हैं, सेमीकोलन भी लगा दें, इसको प्रैक्टिस, ये सेलेक्ट हो रहा है, आगे चलते हैं। वेल दैट डिड नॉट वर्क, ये काम नहीं करा। स्टाइलिंग द P एलिमेंट्स एज इनलाइन ब्लॉक एंड प्लेसिंग देम सेपरेट लाइन विद द कोड क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा स्पेस टू द राइट ऑफ द फर्स्ट P एलिमेंट। अब हुआ ये कि हमने P एलिमेंट्स को इनलाइन ब्लॉक कर दिया, इन दोनों को इनलाइन ब्लॉक कर दिया, एंड प्लेसिंग देम सेपरेट लाइन इन द कोड, अगर और उनको हमने सेपरेट लाइन पे रखा हुआ है P एलिमेंट्स को, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट ने बोले बराबर बराबर में आएंगे, लेकिन HTML के अंदर हमने उन्हें अलग अलग लाइन पे रखा हुआ है। ये देखें कैरामेल, वो फ्रेंच वनीला वाला हमारा है, ये रहा P और ये अगला P अगली लाइन में,
तो मतलब सेपरेट लाइन इन द कोड क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा स्पेस टू द राइट ऑफ द फर्स्ट पेयर, ये एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाता है अगर आपने अगली लाइन में उसे रखा है। तो हमने क्या करना है, कॉजिंग द सेकंड वन टू शिफ्ट, इसी वजह से अगली लाइन में चला जाए। 1 वे 2 क्योंकि 50% तो 100% होता है ना, अगर थोड़ी सी भी स्पेस बढ़ी तो उसने अगली लाइन में ही चले जाना है। तो 1 वे टू फिक्स इज टू मेक ईच पी एलिमेंट्स विद अ लिटिल लेस देन 50%। एक तरीका ये है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है, कह रहे हैं कि इनको 50-50 से कम कर दो। तो ये कह रहे हैं चेंज द विड्थ वैल्यू टू 49% फॉर ईच क्लास, दोनों को 49 कर दो, इसको भी किया 49 और इसको भी कर देते हैं 49। खैर वो हम एक को करने से भी हमारा साइड में आ गया था, हम दोनों को 49 करते थे और टेस्ट करते हैं, ये हमारा क्लियर है, ठीक है। और ये एक लाइन में भी आ गए, दैट वर्क बट देयर इज स्टिल लिटिल स्पेस ऑन द राइट ऑफ द प्राइस, अभी भी राइट पे थोड़ी सी स्पेस आ रही है। यू कुड कीप ट्राइंग वेरियस परसेंटेजेस फॉर द विड्स, अब इसमें आप थोड़े थोड़े तुक्के मारते रहे, विड्स डालते रहे, ठीक है ना। इंस्टेड या फिर सिंपली मूव द प्राइस पे एलिमेंट टू बी ऑन द सेम लाइन एंड मेक श्योर देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। आप यहाँ पे उसको उठा के ना बराबर में ले आए, अगर आपने इनलाइन ब्लॉक ही बनाना है तो उसको कोड में भी आप बराबर में लिखें ना, आप चाह रहे हैं कि बराबर में आए तो बराबर में लिखें इसको यहाँ पे। टेस्ट केस क्लियर है, आगे चलते हैं। नाउ गो अहेड एंड चेंज बोथ फ्लेवर एंड प्राइस क्लास विड्स टू 50%। अब उनको आपने एक लाइन में लेकर आ गए तो अब आप 50-50 दे दें, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा, ठीक है जी। अब दोनों चिपक गए कोनों कोनों से, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, इसको 50% दी हुई लेफ्ट अलाइन है और इसकी 50% में ये राइट अलाइन है, और इसको मेक श्योर करना है। अब अपने इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स को इनलाइन ब्लॉक जब भी देना हो आपने ये याद रखना है कि उनको आपने विड्थ भी देनी है और उनको आपने क्या कहते हैं HTML के अंदर भी आपने बराबर में रखना है, अगली लाइन में नहीं रखना। वैसे मैंने आपको बताया स्पेसिंग का इशू नहीं है, इस केस में स्पेसिंग का इशू HTML में आ जाता है, तो ये आपने अब याद रखनी है, ठीक है जी। ये हमारा टेस्ट केस क्लियर हो रहा है, हम आगे चलते हैं। नाउ दैट यू नो इट वर्क्स, अब आपको पता चल गया ये काम करता है। यू कैन चेंज द रिमेनिंग आर्टिकल एंड पी एलिमेंट्स टू मैच द फर्स्ट सेट। तो अब जो रिमेनिंग आर्टिकल एलिमेंट है उनको आप चेंज कर दें टू मैच, ताकि वो मैच द फर्स्ट सेट है कि पहले वाले से मैच करें, पहले वाले की तरह बन जाएँ, ठीक है ना। यू कैन चेंज द आप बाकी चेंज कर सकते हैं आप ताकि पहले की तरह बन जाए, यानी कि आप कर सकते हैं का मतलब ये है कि करें, ठीक है जी। स्टार्ट बाय एडिंग द क्लास आइटम टू द अदर आर्टिकल। अब स्टार्ट करते हैं, पहले आप जो है खाली क्लास आइटम दे दें, अदर आर्टिकल एलिमेंट्स को क्लास दे दें। कौन सी वाली, जो हमने आइटम की ये क्लास दी थी, इसको पहले वाले आर्टिकल को, ऊपर वाले को, इसको हमें चेंज नहीं करना क्योंकि हमारे वाइट एरिया से बाहर है वैसे, तो उसको हमने तो क्लास दी हुई थी। जो ये हैं बाकी वाले, इनको हम दे देते हैं और हम चेक करते हैं, देखें इन सब पे अप्लाई हो गई है और ये आना शुरू हो गए लेफ्ट पे, दे हैव स्टार्टेड टू लुक बेटर नाउ। हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन द अदर पी एलिमेंट्स टू बी ऑन द सेम लाइन विद नो स्पेस बिटवीन देम। अब उनको जो है पोजीशन कर दें अदर पी एलिमेंट्स टू बी ऑन द सेम लाइन विद नो स्पेस बिटवीन देम, ताकि स्पेस उनको सेम लाइन में लेकर आ जाए, पोजीशन करें, और नो स्पेस बिटवीन देम, स्पेस भी नहीं रखनी आपने, ठीक है। ये ऑल्ट दबा के या और विंडोज़ में आप तो ऑल्ट दबा दें और मैक में आप ऑप्शन दबा के आप ये दोनों एक साथ कर्सर आ जाएगा दो जगहों पे। तो मुझे दोनों जगहों पे सेम काम करना था, तो वैसे मैं बाकी में भी कर सकता था। तो ये एक तो अभी हम इसको साथ में लेकर आ गए ताकि वो हम इनलाइन ब्लॉक वाला काम करें तो 50% वो नाराज़ ना हो। तो अब एट द एप्लीकेबल क्लास नेम्स फ्लेवर एंड प्राइस टू ऑल द रिमेनिंग पी एलिमेंट्स। जो रिमेनिंग पी एलिमेंट्स हैं उनको क्लास दे दें फ्लेवर और प्राइस की। पहले मैं सबको अगर वही ऑप्शन दबा के मुझे सबको क्लास देनी है फ्लेवर की, तो मैं एक साथ ये सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। स्पेस जी क्लास इज इक्वल टू फ्लेवर, ठीक है जी। और इसके साथ ही अगर मुझे इन पी के ऊपर भी मुझे प्राइस देनी है तो फिर से मैं ऑप्शन दबा के या ऑल्ट दबा के इन सबको सिलेक्ट कर्सर लेकर आ गया इन सब जगहों पे। क्लास इज इक्वल टू, वो देखें स्टाइल अप्लाई शुरू की है और ये प्राइस अप्लाई हो गई। इस पर ये बेचारे पे अप्लाई नहीं हुई, इसमें क्या मसला हो गया 3.75 पे। इसको हम चेक करते हैं, एक टेस्ट केस डज नॉट पास, कीप ट्राइंग। क्या हुआ मसला 3.75 वाला, ये है। हाँ देखें ये मैंने ये कहाँ लिख रहा है, ये मैंने क्लोजिंग टैग पे लिख दी प्राइस, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी, इसको हम यहाँ से कट लेते हैं, Ctrl+X करते हैं यहाँ पेस्ट, ठीक है जी। तो ये भी हमारा चला गया अपनी जगह पर। टेस्ट करके देखते हैं, ऑल गुड, आगे चलते हैं जी। यू विल नोटिस इट सबमिट। अच्छा ये वेट के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉज लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टेप नंबर 46, टास्क नंबर 46 पर हम आ गए थे। इफ़ यू मेक और इसकी इंस्ट्रक्शन हम पढ़ लेते हैं। इफ़ यू मेक द विड्थ ऑफ द पेज प्रीव्यू स्मॉलर, you will notice at some point some of the text on the left starts wrapping around to the next line। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इफ़ यू मेक द विड्थ ऑफ द पेज प्रीव्यू स्मॉलर, जो ये पेज प्रीव्यू है, ये जो पोर्शन है आपका राइट साइड वाला, राइट लेफ्ट वाला आपका एडिटर का पोर्शन है, राइट साइड वाला आपका हो गया प्रीव्यू का पोर्शन। अगर आप इसे स्मॉल करते हैं यानी कि स्क्रीन इसको इस यानी कि इस चीज़ की बात करें, हम इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, तो अगर मैं इसे डिक्रीज़ करता हूँ तो एट सम पॉइंट यू विल नोटिस एट सम पॉइंट, अब एक पॉइंट आएगा जिसको आप नोटिस करेंगे इस सम ऑफ द टेक्स्ट ऑन द लेफ्ट, जो कि सम ऑफ द टेक्स्ट जो कि लेफ्ट में है वो रैप करना शुरू कर जाएगा अराउंड टू द नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे रैपिंग का मतलब ये है कि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अभी हम देख लेते हैं, इसको हम डिक्रीज़ करते हैं साइज़ को, देखें ये कैरामेल जो भी है ये हमारा चला गया नेक्स्ट लाइन पे, और ये पम्पकिन स्पाइस फ्रेंच वनीला ये सारा हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला गया। जबकि इट लुक्स लाइक के फ्रेंच वनीला अभी भी देयर इज़ स्पेस यहाँ आ सकता है वो, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं, सिंस यू नो द प्राइसेस नहीं, हाँ, टू द नेक्स्ट लाइन, दिस इज़ बिकॉज द विड्थ ऑफ द पी एलिमेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड कैन ओनली टेक अप 50% ऑफ द स्पेस। तो ये हमने बोला है कि वो 50% ऑफ द स्पेस लेंगे, वो यहाँ तक स्पेस ले रहे हैं बेसिकली। तो जैसे ये इसकी स्पेलिंग अगर यहाँ तक जा रही थी 50%, तो वो नेक्स्ट लाइन पे चलेगी जंप करके, ठीक है ना, कि इसको हमने 50% की स्पेस ही अलाउ की हुई है, दोनों को, इसको भी 50% की हुई है, इसको भी 50% की हुई है, नेम को और प्राइसिंग को। सिंस यू नो द प्राइसेस ऑन द राइट आर सिग्निफिकेंटली फ्यूअर कैरेक्टर्स, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये फ्यूअर कैरेक्टर ही होंगे, जो नेम है वो बड़ा हुआ। तो चेंज द फ्लेवर क्लास विड्थ वैल्यू टू भी 75%, क्यों ना हम इसकी विड्थ बढ़ा दें और इसकी कम कर दें। तो आप जो फ्लेवर क्लास की विड्थ है उसको 75 कर दें और जो प्राइस की विड्थ है उसे 25 कर दें। साउंड्स गुड, साउंड्स लाइक अ गुड आइडिया, इसको हम 75 कर देते हैं, ठीक है जी, और इसको हम कर देते हैं 25, ठीक है जी। अब देखें वही मैंने स्क्रीन को प्रीव्यू को चेंज नहीं किया, ये सारे के सारे मेरे एक ही लाइन में आ गए, ठीक है जी। तो पहले ये अगर जब 50 जीबी थी तो वो यहाँ तक स्पेस ले रहे थे, देख रहे हैं ये वर्ड कट रहा था तो ये अगली लाइन में भाग रहे थे, ये स्पाइस कट रहा था तो वो अगली लाइन में भाग रहे थे। तो अभी इसको 75 दी थी तकरीबन, यहाँ तक स्पेस दी थी, तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में आ गए हैं। और इसको 25% स्पेस दी, यानी कि इस पूरी लाइन का 25% हिस्सा जो है, इस तरफ वाला इतना हिस्सा जो है ये प्राइसिंग का है, और 80% हिस्सा जो है इस विड्थ का वो हमने दिया हुआ है फ्लेवर को। टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ लेते हैं। यू विल कम बैक टू स्टाइलिंग द मेन्यू इन अ फ्यू स्टेप्स। अब हम मेन्यू को स्टाइल करने पे बाद में आते हैं, अभी इन अ फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स बाद हम करेंगे, बट फॉर नाउ, लेकिन अभी के लिए गो अहेड। अब चलें एक काम करें, एंड ऐड अ सेकंड सेक्शन एलिमेंट बिलो द फर्स्ट, पहले वाले के नीचे एक और सेक्शन ऐड कर दें फॉर डिस्प्लेइंग द डिज़र्ट्स ऑफर्ड बाय द कैफ़े। जो कैफ़े जो डिज़र्ट्स ऑफ़र कर रहा है वो डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम जहाँ सेक्शन के नीचे एक सेक्शन ऐड करना है, तो मतलब हमें पता है कि पूरा सेक्शन का जो एंडिंग टैग है, जब सेक्शन ख़त्म हो जाएगा वहाँ हम एक सेक्शन ऐड करना है। एंड दिस मेक सेंस एज वेल, कि जो हमने जैसे डिसाइड किया था कि हमने जो पेज को डिवाइड किया हुआ है थ्योरेटिकली, ये हमारा एक सेक्शन है पूरा कॉफ़ी का, और ये डिज़र्ट्स का एक सेक्शन है। तो जब ये सेक्शन एंड होगा इसका टैग, तो हम अपना सेक्शन डिज़र्ट्स को ओपन करेंगे। यूआई पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि एक सिमेंटिक टैग है, ये बताने के लिए है कि यहाँ से हम नया काम शुरू कर रहे हैं। टेस्ट इज़ पासिंग, सो वी मूव फॉरवर्ड। अगला हम टास्क पढ़ लेते हैं। ऐड एन H2 एलिमेंट इन द न्यू सेक्शन, गिव इट द टेक्स्ट डिज़र्ट्स। अब इसको एक H2 एलिमेंट दे दें और उसका हम टेक्स्ट रख देते हैं जी डिज़र्ट्स। साउंड्स गुड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। डिज़र्ट्स हमें यहाँ पे लिखा आ रहा है, आगे चलते हैं। ऐड एन एम्प्टी आर्टिकल एलिमेंट इन द डिज़र्ट्स हेडिंग, गिव इट अ क्लास एट्रीब्यूट विद द वैल्यू आइटम। इसको एक आर्टिकल बना दें इसके नीचे और उसको हम क्लास दे दें आइटम। साउंड्स फेमिलियर, ये हम पहले भी कर चुके हैं कॉफ़ी के केस में भी, सही है। तो सेम काम हम रिपीट करेंगे, क्योंकि देखें हम कंसिस्टेंसी रखना चाह रहे हैं। एक अगर सेम चीज़ है, यूआई सेम है, तो हम सेम क्लासेस रिपीट करते हैं, सेम स्ट्रक्चर जो है उन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो कंसिस्टेंसी रहे, मतलब एक जैसी ही चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कंसिस्टेंट हो, ठीक है ना। अब आपने अगर आर्टिकल की जगह यहाँ आर्टिकल एक जगह यूज़ कर लिया, यहाँ नहीं यूज़ करेंगे तो सही नहीं है। तो दोनों ही जगह यूज़ ना करें, लेकिन प्रेफर्ड ये है कि यूज़ कर लें सिमेंटिक टैग्स का, उसी स्ट्रक्चर में बनाएं। तो अभी हम वही स्ट्रक्चर अब डिज़र्ट्स के लिए करेंगे। तो हम लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस इन अ फास्ट पेस, क्योंकि ये हम कॉफ़ी केस में कर चुके हैं, तो हम डिज़र्ट्स में थोड़ा सा फास्टली कर लेते हैं। नेक्स्ट 2 P एलिमेंट्स इनसाइड योर आर्टिकल एलिमेंट। अब उसके नीचे जो है 2 P एलिमेंट्स को नेक्स्ट कर दें, ठीक है ना। द फर्स्ट वन टेक्स्ट शुड बी डोनट एंड द सेकंड टेक्स्ट
1.5 स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक उसका फ्लेवर वाला और प्राइस वाला जो हम काम कर रहे थे वो इसमें हम डाल देंगे भाई, डिज़र्ट नेम और उसकी प्राइस। पहले के लिए हम रखना है जी डोनट, और देख लें अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, पुट बोथ ऑफ देम ऑन द सेम लाइन मेकिंग श्योर देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन देम। एक ही लाइन में रखें। अब आपको याद होगा कि हमने ये इसलिए किया है क्योंकि हमें इन पी जो है ब्लॉक एलिमेंट है और पी जो है ब्लॉक एलिमेंट है उसको हमें इन लाइन रखना है। देखें ये खुद ही बराबर में आया, अगली लाइन में नहीं आया। अब ऐसा क्यों हुआ? जनरली बिहेवियर तो इसका अगली लाइन में आना चाहिए था। ये इस वजह से नहीं कि हमने एक लाइन में लिखा है, अगर मैं इसे अगली लाइन में भी लिख दूँगा तब भी देखें ये सेम लाइन में है। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि क्लास आइटम हमने दी हुई है, आइटम के पी को हमने लगाया हुआ है, ठीक है ना, कि वो इनलाइन हो जाए, इनलाइन ब्लॉक हो जाए। इसको इनलाइन ब्लॉक हमने दिया हुआ है पी को। तो और अगर मैं अगली लाइन में रख रहा हूँ तो देखें अभी थोड़ी सी स्पेस आ रही है। अगर ये स्पेस भी ख़त्म करनी है तो मैं इन्हें बराबर में ले जाऊँगा। सो थोड़ा प्ले अराउंड करके देखा करें क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। फॉर द 2 p एलिमेंट्स यू जस्ट एडेड एट डिज़र्ट एज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट p एलिमेंट्स क्लास एट्रीब्यूट जो आपने ऐड किए हैं, क्योंकि अभी देखें अभी चिपके हुए वो इसलिए चिपके हुए क्योंकि इनको हमने क्लास नहीं दी हुई। वो है एक इसको डिज़र्ट की क्लास देते हैं, जैसे हमने पहले फ्लेवर की क्लास दी थी, और दूसरे को हम क्लास देते हैं जी प्राइस, क्योंकि ये प्राइस ही है। ये फ्लेवर था तो ये तो फ्लेवर नहीं डिज़र्ट के, ये एक डिज़र्ट है तो उसको हमने डिज़र्ट कर दिया, वो प्राइस कर दी। हम टेस्ट करके देख लेते हैं ये हमारा पास हो रहा है। अभी वो रिज़ल्ट नहीं आया लेकिन हम आगे चल के देखते हैं। समथिंग डज़ नॉट लुक राइट, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। समथिंग कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं लग रहा है, ठीक नहीं है ऑब्वियसली कि ये इसकी बिल्कुल ऐसा नहीं है जो ऐसा है जो हमें चाहिए था। यू एडेड द करेक्ट क्लास एट्रीब्यूट वैल्यू टू द पी एलिमेंट विद द डोनट एज इट्स टेक्स्ट, बट यू हैव नॉट डिफाइंड अ सेलेक्टर फॉर इट। लेकिन आपने जो है डोनट लिख तो दिया है, क्लास दी है, आपने पी एलिमेंट को बिल्कुल सही किया, ऐसे फ्लेवर नहीं देना था, डोनट देना था, बिल्कुल ठीक है, क्लास भी लगा दी, लेकिन आपने कोई इसका सेलेक्टर बनाया नहीं ना, स्टाइलिंग कोई डिफाइन नहीं करी है। सिंस द फ्लेवर क्लास सेलेक्टर ऑलरेडी हैज़ द प्रॉपर्टीज़ यू वांट, क्योंकि फ्लेवर के पास ऑलरेडी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें चाहिए, जस्ट एट द डिज़र्ट क्लास नेम टू इट। जो हमने कंबाइन करा था पहले वो करना है। मैंने अगली लाइन बना दी थी डिज़र्ट के लिए कि अब यहाँ पे स्टाइलिंग करेंगे, नहीं, ये एक बेटर अप्रोच है क्योंकि हमें यही स्टाइलिंग अप्लाई करनी है ना उस पर भी, तो क्यों ना मैं यहाँ पे एक बस कॉमा लगा के उस पर भी अप्लाई करता हूँ। तो देखेंगे हमारा ये वाली स्टाइलिंग इस पर लग गई। विड्थ 75% इसने ले ली और इसने 25% की विड्थ हमने दी हुई थी तो वो इसने ली हुई है, तो ये दोनों दूर दूर हो गए अब, ठीक है। सो नाउ यू सी द मैजिक, होप इट मेक्स सेंस कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बिलो द डिज़र्ट यू जस्ट एडिड, जो आपने अभी डिज़र्ट ऐड किया है, ये जो डिज़र्ट ऐड किया है, ठीक है ना, ये इस डिज़र्ट की बात कर रहे हैं। एंड द रेस्ट, ऐड द रेस्ट ऑफ द डिज़र्ट्स एंड प्राइसेस, बाकी के डिज़र्ट और प्राइसेस भी ऐड कर लें यूजिंग 3 मोर आर्टिकल एलिमेंट्स। 3 मोर आर्टिकल एलिमेंट्स बनाएंगे आप, क्योंकि 3 यहाँ पे मेरे ख्याल से इनको यूज़ करवाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। ईच विद 2 नेस्टेड पी एलिमेंट्स, दोनों में हर आर्टिकल में ईच विद यानी कि हर आर्टिकल के अंदर 2 नेस्टेड पी एलिमेंट्स होंगे। ईच एलिमेंट शुड हैव द करेक्ट डिज़र्ट एंड प्राइस टैग्स, तो जो भी आप आर्टिकल बना रहे हैं उसका डिज़र्ट और प्राइस टैग्स करेक्टली होना चाहिए। ऑल ऑफ देम शुड हैव द करेक्ट क्लासेस, और उनकी क्लासेस भी सही होनी चाहिए। तो ये सब एक साथ ही आपने करना है, एक एक करके अगले टास्क में नहीं करवा रही आपको कि ये क्लास दो, ये क्लास दो। मैं 3 बार इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आइटम मैंने चेंज नहीं करना, डिज़र्ट चेंज नहीं करना, प्राइस चेंज नहीं करना, ठीक है ना, मेक सेंस। मुझे खाली इनकी वैल्यूज चेंज करनी है। अब मैंने इसको कॉपी पेस्ट का ये फ़ायदा है। अब मैं ये तो यहाँ पे रिपीटेटिव काम है, सो इट मेक्स, तो यहाँ पे आई कैन डू कॉपी पेस्टिंग, ठीक है जी। इट विल बी इवन बेटर कि मैं कॉपी पेस्ट ही करूँ ताकि टू अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स और सिंटेक्स मिस्टेक एज वेल, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये हमने सारे लिख दिए हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि कोई मैटर तो नहीं मारा हमने, कोई गलती, कोई कॉपी पेस्टिंग में भी गलती तो हो जाती है, नहीं करी हमने, नहीं करी हुई, टेस्ट केस क्लियर हो रहे हैं, हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, नाउ यू कैन गिव योर मेन्यू सम स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द साइड्स विद वेरियस पैडिंग प्रॉपर्टीज़। और यहाँ पे एक नई स्टाइलिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, पैडिंग की हम प्रॉपर्टी ऐड कर लेते हैं। पैडिंग ये बेसिकली वही है जो अगर आपने अक्सर वो बात, कोई आप फर्नीचर लेने जाते हैं, फ्रिज लेने जाते हैं, फ्रिज में थर्मोकोल निकल रहा होता है तो वो उसकी पैडिंग होती है। ऐसा ही है कि वो डब्बे के अंदर थर्मोकोल लगा देते हैं, टीवी लेने जाते हैं तो उसके अंदर पैडिंग होता है। अगर गिर गिरा जाए तो वो उसको शॉक प्रूफ हो, उसको सपोर्ट कर ले। बेसिकली एक उस उतना उसमें डेप्थ में हम नहीं भी जाएँ, वो पैडिंग बेसिकली बताता है कि उसके अंदर, डब्बे के अंदर भी एक जगह रख लेते हैं, एक जगह बना लेते हैं और फिर हम अपना आइटम रखते हैं। तो वो वही कॉन्सेप्ट है इधर भी, सी स्टाइलिंग में भी पैडिंग का। आप एक डिफ के अंदर या कोई भी एलिमेंट के अंदर आप थोड़ी सी स्पेस अगर आपने बनानी हो
तो हम पैडिंग यूज़ करते हैं। अभी कहने यू कैन गिव यू मेन्यू सम स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द साइड्स। अब ये जो इसको स्पेस अगर हमने देनी देंगे, सारे चिपके हुए हैं ना ये, तो अगर ये स्पेसिंग हमने देनी है, अगर हम अपना आउटपुट देख लें, देखें यहाँ पे स्पेसिंग है ना, तो ये स्पेस की बात कर रहे हैं। मेन्यू हमारा ये जो ये वाली कौन सा ब्राउन था, ये बर्ली ब्रूड वाला जो ब्राउन कलर है, इसकी जो स्पेसिंग है इसको हमें इसको बनाना है, ये हमारा मेन्यू है ना, तो इसकी स्पेसिंग हम कर लेते हैं पैडिंग यूज़ करके। गिव द मेन्यू क्लास अ पैडिंग लेफ्ट एंड अ पैडिंग राइट विद द सेम वैल्यू 20px। एक पैडिंग लेफ्ट होती है हमारे पास, सिर्फ पैडिंग राइट होती है। तो हम पहले पैडिंग एक एक लिख के देखते हैं और उसका इफेक्ट भी देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। पैडिंग लेफ्ट कितना 20px। पैडिंग लेफ्ट मैंने दिया, देखें ये स्पेस बढ़ गई, यहाँ पे स्पेस आ गई, देखें यहाँ नहीं है। अब ये पैडिंग राइट भी मुझे देनी है, तो मैं यहाँ पे पैडिंग राइट देता हूँ जी 20px, और ये हमारे पास राइट में भी स्पेस आ गई है। लुक्स मच बेटर, वेरी क्लीन, मच क्लीन, ठीक है जी। और ये हमारा टेस्ट केस क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। दैट लुक्स बेटर, ये बेहतर दिख रहा है। नाउ ट्राई टू एड सम एट द सेम 20px पैडिंग टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द मेन्यू। टॉप पे भी चिपका हुआ है ये, और बॉटम पे भी कह रहे हैं कि हम थोड़ी सी स्पेसिंग दे दें। तो बैटिंग टॉप और बॉटम पे भी देनी है, तो मेक्स इट्स इंट्यूटिव कॉमन सेंस कि अगर लेफ़्ट राइट था तो इसके लिए पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम होगी, ठीक है जी। अब हम इसको टेस्ट देख लेते हैं, देखें ऊपर भी स्पेसिंग आ चुकी है एंड एज वेल एज नीचे भी स्पेसिंग बढ़ गई है हमारी, ठीक है जी। इसको टेस्ट करके देख लेते हैं जी, क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। Since all four sides of the menu have the same internal spacing, go ahead and delete the four properties and use a single padding property with the value 20px। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस चारों साइड के ऊपर आपने सेम ही इंटरनल स्पेसिंग रखी है, यानी कि उसकी वैल्यू सेम रखी है 20px की रखी ना, तो गो हेड आप चलें एक काम करें एंड डिलीट द फोर प्रॉपर्टीज़, चारों को डिलीट कर दें एंड यूज़ अ सिंगल पैडिंग प्रॉपर्टी। और सिंगल एक बार पैडिंग लिख दें, लेफ्ट राइट अप डाउन छोड़ दें, परेड छोड़ें और खाली पैडिंग लिख दें और 20px कर दें। ये शॉर्ट हैंड आप कह सकते हैं स्टाइलिंग का, ये चारों पे एडिंग चारों तरफ ऐड कर देती है। देखिए मैं इसको कमेंट करता हूँ, ये सारे चिपक गए, ठीक है जी, चारों तरफ से चिपक गए। और जैसे मैंने हटा दिया इसको, तो ये चारों तरफ स्पेसेस आ गए, पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप डाउन। ये इसके अंदर जो है मेन्यू के अंदर स्पेसिंग ले लेता है, जो भी आइटम्स होते हैं उसके अंदर दूर दूर रहते हैं। तो ये लेफ्ट राइट अप डाउन का शॉर्ट हैंड है। द करंट विड्थ ऑफ द मेन्यू विल ऑलवेज टेक अप 80%। करंट विड्थ ऑफ द मेन्यू जो है वो ऑलवेज टेक अप 80% ऑफ द बॉडी एलिमेंट्स वे, ठीक है ना, ऑन अ वेरी वाइड स्क्रीन। अब ये कह रहे हैं कि हमने ये देखा था, आपको याद होगा कि हमने इसको 80% विड्थ दी हुई है मेन्यू को, और ये 20%, अब बेसिकली ये 10% डिवाइड हो गई थी, क्योंकि 20% वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था। फिर हमने उसको, अगर आपको याद है, मार्जिन लेफ्ट ऑटो मार्जिन राइट ऑटो किया, तो वो सेंटर में भी हो गया, ठीक है ना। और तो यानी कि फिर 10-10 दोनों तरफ डिवाइड हुई, और इसकी विड्थ 80% है, तो ठीक है, मेक सेंस, यहाँ तक तो ठीक है। ऑन अ वेरी वाइड स्क्रीन, जब बहुत वाइड स्क्रीन हो जाएगी तो कॉफ़ी एंड डिज़र्ट अपीयर फार अपार्ट फ्रॉम देयर प्राइसेस। ये कहना चाह रहे हैं कि देखें अभी तो मेन्यू ठीक लग रहा है, अब मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ साइज़, अब मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ साइज़, इतनी अगर इंक्रीज़ हो साइज़, कभी आपने ऐसा मेन्यू देखने में बड़ा अजीब लग रहा है कि ये बड़े दूर दूर नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पर उंगली रख के ये यहाँ तक उंगली करके, हाँ यार ये इसकी प्राइस, ये तो नहीं है कि 3.75 इसका है या किसका है, तो बड़े दूर दूर नज़र आ रहे हैं। ये प्रॉब्लम नज़र आपको होगा, यू मेक ए प्रॉब्लम क्या है। यहाँ तक तो ठीक है, चलें इट्स यूज़र फ्रेंडली, आपको पता चल रहा है ये इसकी ये प्राइस है, पढ़ने में आसान लग रहा है आप। लेकिन अगर स्क्रीन पे अगर डिफरेंस इतना बड़ा है तो फिर आपको पता नहीं चलता है कौन सी प्राइस किसको मैप कर रही है, सॉरी। तो फिर हमें क्या करना है, ऑन अ वेरी वाइड स्क्रीन द कॉफ़ी एंड डिज़र्ट अपीयर फार अपार्ट फ्रॉम देयर प्राइसेस। ये जो हैं कॉफ़ी या डिज़र्ट जो हैं अपने प्राइसेस से बड़े दूर दूर नज़र आ रहे हैं। एट अ मैक्स विथ प्रॉपर्टी टू द मेन्यू क्लास द वैल्यू 500px टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गोइंग टू वाइड। अब ये एक नई प्रॉपर्टी स्टाइलिंग बता रहा है, मैक्स विथ, ये बता रहा है कि मैक्सिमम विथ कितनी जा सकती है। 80% तो हमने कर दी कि, और हमने उसको बोल दिया कि यार स्क्रीन के 80% ले लेना, लेकिन सिर्फ 500px तक जाना, बढ़ के अपनी वेट जो है 500px तक कर लो स्क्रीन। अगर इससे ज़्यादा अगर स्क्रीन पे आप एक्सटेंड करते जा रहे हो, देखें अभी 500 भी नहीं चले, 100 ली हुई है इसने, 100, 150, 100 ली हुई है, 150 ली हुई है, 200 ली हुई है, 300 ली हुई है, 400, 500, यहाँ तक ठीक है। बस उससे ज़्यादा अगर बढ़ने लगे ना तो फिर अब बस वहीं पे रुक जाना, ये कहना चाह रहा है। सो इट विल बी वेरी गुड यार, अगर हम ये अचीव कर सकते हैं। तो हमें कैसे अचीव कर सकते हैं, हम मैक्स विथ की प्रॉपर्टी देंगे, हम लिखेंगे जी मैक्स विथ और उसको पिक्सल्स में दे देंगे वैल्यू 500px, ठीक है जी। अब देखें, अभी ये देखें ये 80% ही विड्थ ली हुई है इसमें, अब मैंने इसे इंक्रीज़ किया, यहाँ पे 10-10 है दोनों तरफ, अब मैं इसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। अब देखें, अब ये ऑब्वियसली ये 80% नहीं है, ये तो 50% भी नहीं है, अब ठीक है ना, क्योंकि ये देख लें एरिया मिला लें आप, ये 50% ज़्यादा बन रहा है, लेकिन क्योंकि ये फिक्स हो गई है अब इसकी विड्थ, अब ये 500 से नहीं बढ़ी। अब देखें पढ़ना भी अभी आसान है, ईजी है, ठीक है जी। तो अब ये आपने मैजिक देख लिया मैक्स विड्थ का, कि ये 80% विड्थ ले रहा है वो, लेकिन छोटी स्क्रीन पे ले रहा है, ठीक है जी, छोटी स्क्रीन पे वो विड्थ ले रहा है। अब देखें सुकड़ना शुरू हो गया, यहाँ तक ये 80% इसने विड्थ ली है, लेकिन मैक्स जो है ना जितना ज़्यादा ये बढ़ भी रहा है, लेकिन मैक्स सिर्फ 500px तक जाएगा, उससे ज़्यादा हम स्क्रीन को इंक्रीज़ करेंगे, ये
80% वाली चीज़ भूल जाएगा कि मैक्स से इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना है मैंने, ठीक है ना। अब ये आगे चल लेते हैं। यू कैन चेंज द फॉन्ट फैमिली ऑफ टेक्स्ट टू मेक इट लुक डिफरेंट फ्रॉम द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑफ योर ब्राउज़र। अब ये कह रहे हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली वही, अगर आपने MS वर्ड वगैरह यूज़ किया होगा तो उसमें आ रहा होता है जी फ़ॉन्ट फैमिली, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो भी हम यहाँ पे भी ब्राउज़र में भी चेंज कर सकते हैं। अगर हमें फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करनी है तो मेक इट लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑफ योर ब्राउज़र। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट यूज़ हो रहा है, अगर हमें इसे डिफरेंट यूज़ करना है तो हम फ़ॉन्ट फैमिली के थ्रू कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली भी एक स्टाइल है, ठीक है ना। ईच ब्राउज़र हैज़ सम कॉमन फॉन्ट्स अवेलेबल टू इट। हर ब्राउज़र के पास कुछ कॉमन फॉन्ट्स होते हैं अवेलेबल दिखाने के लिए। ऑब्वियसली बात है, उन्होंने रेंडर टेक्स्ट दिखाना है तो कुछ फॉन्ट वो रखेगा। चेंज ऑल द टेक्स्ट इन योर बॉडी बाय एडिंग अ फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी विद द वैल्यूज सेंस सेरिफ, ठीक है। अब पूरे बॉडी के ऊपर आपने पूरे टेक्स्ट, जितना भी टेक्स्ट सबको चेंज करना है तो हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करें। देखिए मेन आइडिया है कि सबका टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है ना, तो हम डायरेक्ट बॉडी पे चेंज कर लेते हैं। अब ये इसका फ़ायदा ये है कि सब पे अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब पे अप्लाई हो जाता है ना, स्टाइलिंग। ये फ़ायदा है इसका। कैस्केडिंग स्टाइल शीट की यहाँ पे डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, पर्पज़ आपको समझ में आएगा। सर कैस्केडिंग क्यों कहते हैं? कैस्केडिंग का मतलब ये होता है कि वो फैला देता है एक तरीके से नीचे तक। तो हमने कर दिया जी फॉन्ट फैमिली सेंस सेरिफ, इसका फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है जी। इसे हम टेस्ट करके देख लेते हैं, क्लियर है जी। आगे चलते हैं। इट इज़ अ बिट बोरिंग फॉर ऑल द टेक्स्ट टू हैव द सेम फॉन्ट फैमिली। लेकिन अब ये भी बोरिंग है कि सबका टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली भी सेम है, कुछ फैंसी कुछ इसके नहीं है। देखें यू कैन, अगर हम इसको भी देख लें तो यहाँ पे देखें इनका कुछ डिफरेंट है। ये कैंपर कैफे कॉफ़ी ये डिफरेंट लग रहा है, ठीक है ना। और बाकी ये तो सेम ही लग रहा है, फ़ॉन्ट सेम हो गया हमारे इनका फ्लेवर्स का, लेकिन उसका फ़ॉन्ट फैमिली डिफरेंट है हेडिंग्स की, कैंपर कैफे की, कॉफ़ी की कह लें आप। तो यू कैन स्टिल हैव द मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट सेंस सेरिफ एंड मेक जस्ट H1 H2 एलिमेंट्स डिफरेंट यूजिंग अ डिफरेंट सेलेक्टर। कह रहे हैं बाकी सबका चलें आप सेंस सेरिफ रहने दें, यू कैन स्टिल हैव द मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट उसको ये रहने दें। बट लेकिन एक काम कर लें हम, मेक जस्ट दी H1 और H2 में सिर्फ जो H1 और H2 है उनको डिफरेंट कर लें उनका, यूजिंग अ डिफरेंट सेलेक्टर। उनका सेलेक्टर यूज़ कर लें आप। स्टाइल उनके लिए, क्योंकि पहले बॉडी किया था, बॉडी की वजह कुछ और सेलेक्टर करके कर लें। आप क्या कह रहे हैं कैसे करना है? स्टाइल बोथ द H1 H2 एलिमेंट्स सो दैट ओनली दीज एलिमेंट्स टेक्स्ट यूज़ इम्पैक्ट फॉन्ट। खाली H1 और H2 को जो है इन पे फॉन्ट फैमिली लगाएं ताकि ये इम्पैक्ट यूज़ करें। मैं H1 को भी देता फॉन्ट फैमिली, H2 को भी देता, तो मैं कॉमा लगा के दोनों को अगर मुझे देना है तो मैं कॉमा लगा के दूँगा। ये ठीक है जी। तो ये डिफरेंस आपने यहाँ ये देख लें, हमारा फ़ायदा कॉमा का, ठीक है। देखिए मैंने इसको कौन सा फॉन्ट देना है जी, इम्पैक्ट, ठीक है जी। चेंज हो गया। डज इट लुक सिमिलर नाउ? या मच बेटर, ये सिमिलर नज़र आ रहा है उसके हमारे आउटपुट के। आगे चलते हैं जी। वी आर ऑन आवर वे टू क्रिएटिंग दिस एप्लीकेशन। यू कैन ऐड अ फॉलबैक वैल्यू फॉर द फॉन्ट फैमिली। फॉलबैक वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं। फॉलबैक वैल्यू क्या होती है अभी पढ़ लेते हैं आगे। बाय एडिंग अनदर फॉन्ट नेम सेपरेट बाय कॉमा, कॉमा लगा के आप एक और फॉन्ट नेम दे सकते हैं, वो हमारी फॉलबैक वैल्यू होगी। अब वो होती क्या है फॉलबैक? फॉलबैक्स आर यूज इन इंस्टेंसेज वेयर द इनिशियल इज़ नॉट फाउंड और अवेलेबल। यानी कि ये कह रहे हैं कि फॉलबैक का ये सीन होता है कि अगर जो इनिशियल वाला है, पहला वाला जो फॉन्ट है, अगर वो नहीं मिलता, अगर वो ब्राउज़र में नहीं है, जैसे बताया कि हर ब्राउज़र के अलग है, क्रोम में, सफारी में, फायरफॉक्स में, सब में अलग अलग फॉन्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर आप ने आप सेंस सेरिफ हो सकता है एक में है एक में नहीं, लेकिन कुछ तो हैं जो सब में होते हैं जनरली, लेकिन हो सकता है इम्पैक्ट नहीं मिल रहा वो किसी में हो तो वो दूसरे वाले पे चला जाएगा, ठीक है जी। तो अपने क्या करना है, बाय अनदर फॉन्ट सेपरेट बाय फॉन्ट। फॉलबैक सार इस यूज़ होता है। एट द फॉलबैक फॉन्ट सेरिफ आफ्टर द इम्पैक्ट फॉन्ट। इम्पैक्ट फॉन्ट के बाद आप एक सेरिफ लिख दें, कॉमा लगा के सेरिफ लिख दें, ठीक है। अभी हमारे आउटपुट का कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर इन केस जिस ब्राउज़र पे अगर मैं इसको उठा के फायरफॉक्स पे या सफारी पे ट्राई करूँ, अलग अलग पे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ट्राई करूँ, अगर उसमें इम्पैक्ट नहीं है, इम्पैक्ट का फॉन्ट नहीं है, तो वो सेरिफ वाला फॉन्ट चला देगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारा टेस्ट क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। मेक द ESC 2020 text italicized by creating an established class selector and giving it the font style property with the values it derived। अब ESC 2020 जो है उसको इटैलिसाइज करना है, उसको इटैलिसाइज करें, मेक करें, उसको इटैलिसाइज करें, बनाएं बाई क्रिएटिंग एन इस्टेब्लिश्ड क्लास सेलेक्टर। तो यानी कि यहाँ पे मैं इस्टेब्लिश लिखूँ डायरेक्ट, ऐसा तो नहीं ना, ये बस एक चीज़ ख्याल रखनी, क्लास सेलेक्टर बोला है तो डॉट लगाना नहीं भूलना है हमने, ठीक है। और उसके बाद उसको फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी देनी है हमने, और उसकी वैल्यू रख देनी है जी इटैलिक। क्या यहाँ पे आउटपुट में फ़र्क आएगा? अभी नहीं आएगा। सेमीकोलन लगाना लगाया अप टू यू, इसे मैंने बताया था। आगे चलते हैं। नाउ अप्लाई द एस्टैब्लिश क्लास टू द, इस टेक्स्ट को एस्टैब्लिश क्लास भी दे दें। ये जो टेक्स्ट है P वाला, इसको एक क्लास दे देते हैं जी, ठीक है जी। अप्लाई हो गया स्टाइल इसके ऊपर।
तो ये मल्टीपल तरीके हैं इटैलिक करने के। आप जैसे कि आपको याद है यहाँ पे आई भी लिख देंगे आप तो भी इटैलिक हो जाएगा, या EM लिख देंगे तो भी इटैलिक हो जाएगा। आप CSS के थ्रू कैसे इटैलिक करते हैं, इस्टेब्लिश्ड क्लास देके वहाँ पे फॉन्ट हमने क्या स्टाइल यूज़ किया है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, 3-4 तरीके हैं इटैलिक करने के आपने देख लिए। द टाइपोग्राफी ऑफ हेडिंग एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल H1 H2 H3 H4 जितने भी हैं हेडिंग एलिमेंट्स की जो टाइपोग्राफी है, सेट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ यूज़र्स ब्राउज़र, जो यूज़र के ब्राउज़र के थ्रू जो है उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो जाती है। टाइपोग्राफी जो है यानी कि उनके साइजेस वगैरह, टाइपोग्राफी होती है उनका साइज़ कैसा होगा, उनकी लुक एंड फील, उनकी विड्थ, उनकी बोल्ड होंगे नहीं होंगे, ये टाइपोग्राफी होती है। ठीक है ना, तो ये ब्राउज़र जो है ना सेट कर देता है। H1 H2 कैसे दिखेंगे, ये ब्राउज़र सेट करता है। क्रोम ने अलग फ़ॉन्ट साइज़ सेट किया हुआ है, उसने अलग से साइज़ किया हुआ है। जब भी आप एक वेबसाइट को 2 ब्राउज़र पे खोल के देखें थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह में। ठीक है ना, वो इसलिए होता है कि वो H1 उन्होंने अपने फ़ॉन्ट साइज़ डिफाइन किए हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की हुई होती हैं। तो हम उससे डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस एक जनरली आपको इतना पता होना चाहिए। ऐड 2 न्यू टाइप सेलेक्टर्स H1 एंड H2, 2 न्यू ऐड कर दें। यूज़ द फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी फॉर बोथ बट यूज़ द वैल्यू 40 px फॉर H1 एंड 30 px फॉर H2। क्या मैं H1 H2 को कॉमा लगा के नहीं कर सकता हूँ, अलग अलग करना ज़रूरी है? क्यों, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उन दोनों को सेम फॉन्ट मैंने नहीं देना, इन दोनों को अलग अलग देना है, इसलिए मुझे दोनों के लिए अलग अलग सेलेक्टर बनाना है। तो यही कह रहा है 2 न्यू टाइप सेलेक्टर, 2 न्यू टाइप सेलेक्टर बनाएं और उनको दें आप फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी, दोनों को देनी तो फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी है, लेकिन बट यूज़ द वैल्यू 40 px फॉर H1, हमारा फॉन्ट साइज़ उसका इंक्रीज़ हो गया, और इसको भी मैं H1 कर दूंगा तो दोनों बराबर हो गया, तो कोई पर्पज़ नहीं रहा ना हमारा, हमें H2 हमेशा H1 से छोटा रखना है, उसको मैं करूँगा 30 px। तो ये छोटा, क्या ये भी अप्लाई हो जाएगा, इस पर भी डिजिट्स पे भी अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल दोनों पर अप्लाई हो गया। H2 का सेलेक्टर है ना, तो दोनों सेलेक्ट हो रहे हैं। आगे चलते हैं जी। ऐड अ फुटर एलिमेंट बिलो द मेन एलिमेंट वेयर यू कैन ऐड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब मेन के नीचे एक फुटर एलिमेंट ऐड कर दें, फुटर खाली एलिमेंट ऐड करना है, नथिंग फैंसी, नो रॉकेट साइंस। क्या ये मैं ऐसे स्पेसिंग देके, इंडेंटेशन ख़राब है यहाँ पे, इंडेंटेशन सही कर सकता हूँ, लेकिन क्या ये मेरा टेस्ट केस क्लियर होगा, होना चाहिए, हो रहा है। ठीक है, जिस चीज़ से अलाउ करता है, लेकिन आप ऐसे लिखें नहीं। अच्छा देखें यहाँ पे अगले टास्क में बराबर ये है, इनसाइड द फुटर ऐड अ P एलिमेंट, इसके अंदर आप एक P एलिमेंट ऐड कर दें, सिंपल एज ऐड कर दिया जी, ये लें। देन नेस्ट एंड एंकर ए एलिमेंट इन द P दैट लिंक्स टू दिस। अब कह रहे हैं कि उसके अंदर नेस्ट कर दें, मतलब P के अंदर नेस्ट करना है, तो P को ओपन कर लें, ज़रा जगह बना लें, और A इसके अंदर नेस्ट कर दें, A भी नेस्ट कर दिया जी। वॉट एम आई राइटिंग, ठीक है जी। अच्छा, दैट इन द P दैट लिंक्स टू दिस, जो इस पे लिंक है, एंड हैज़ द टेक्स्ट विजिट अवर वेबसाइट। अब आपको याद होगा इनका टेक्स्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, मुझे लिंक भी लगाना है और ये टेक्स्ट लगाना है। इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो इस लिंक पे लेके जाए, तो मुझे जो टेक्स्ट दिखाना होता है वो मैं एंकर टेक्स्ट के बिटवीन लिखता हूँ, ओपनिंग और क्लोजिंग टेक्स्ट के बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे हमारा विजिट वेबसाइट आ गया, और जिस URL पे मुझे लेके जाना है वो मैं एक एट्रीब्यूट के अंदर लिखता हूँ, वो एट्रीब्यूट क्या था जी, href। ठीक है जी, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, और हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। सॉरी योर कोड डज नॉट पास कीप, और हमारा क्यों नहीं चला जी, क्योंकि ये मैंने लिखा है href। ठीक है, अभी हमारा लिंक की तरह इसका कलर भी आ गया, और इसमें हम क्लिक करते हैं तो ये लेके नहीं जाता, बस ये हमें बता देता है कि चल रहा है। हम इसको टेस्ट केस रन करके देख लेते हैं, क्लियर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ऐड अ सेकंड P एलिमेंट बिलो द वन विद द लिंक एंड गिव इट द टेक्स्ट, जो बिलो द वन विद द लिंक, एक P एलिमेंट ऐड करें। अब ये अच्छा इन्होंने सेंटेंस बोला है, और करें, ऐड अ सेकंड P एलिमेंट बिलो द वन विद द लिंक, उसके नीचे जिसके अंदर लिंक है, यानी कि किसके नीचे, ये बिलो द वन, बिलो द P, ये उस एक P की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर P को अगर यहाँ पे ना बिलो द वन कर दें तो यहाँ जिस चीज़ की बात हो रही होती है ये बिलो द वन, ये यहाँ भी उसी चीज़ को आपने यूज़ करना है। ऐड अ सेकंड P एलिमेंट बिलो द वन विद द लिंक, जिसके अंदर लिंक है उसके नीचे, तो यहाँ मैं P ऐड कर देता हूँ, एंड गिव इट द टेक्स्ट दिस, इसको ये टेक्स्ट देते हैं आप, बॉर्डर डालें, ये हमारे पास लिखा आ गया। इसको हम रन करके देख लेते हैं, क्लियर हो रहा है। आगे चलें। यू कैन यूज़ एन HR एलिमेंट टू डिस्प्ले अ डिवाइडर बिटवीन सेक्शंस ऑफ डिफरेंट कंटेंट। HR एक और टैग है, एलिमेंट है, जो कि बेसिकली लाइन ड्रॉ करता है, और ये भी नोट दैट HR एलिमेंट्स आर सेल्फ क्लोजिंग, सेल्फ क्लोजिंग है, इसका क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं, करीब भी दें तो कोई मसला नहीं है, नहीं भी करें तो भी मसला नहीं है। फर्स्ट ऐड एन HR एलिमेंट टू डिस्प्ले, ये करता है क्या, डिवाइडर बेसिकली सेक्शन ऑफ डिफरेंट कंटेंट, आप जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं। ये एक लाइन ड्रॉ कर देता है, सॉरी ये एक लाइन ड्रॉ कर देता है बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस।
तो अपने क्या करना है, फर्स्ट ऐड एन HR एलिमेंट बिटवीन द फर्स्ट हेडर एलिमेंट एंड द मेन एलिमेंट। हेडर एलिमेंट और मेन एलिमेंट के दरमियान जो है आप एक HR एलिमेंट ऐड कर लें। ये रहा हेडर और मेन। हेडर आपका सिर्फ इतना इन दो चीज़ों को कवर कर रहा है, PH1 और P को, उसके नीचे जितना भी सारा वो मेन। यहाँ पे आप एक HR ऐड कर दें। आ गई ये HR, ठीक है जी, क्लियर है, आगे चलें। द डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एन HR एलिमेंट विल मेक इट अपीयर एज अ थिन लाइन, थिन लाइट ग्रे लाइन। थिन लाइट ग्रे लाइन है, बिल्कुल ठीक है कि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ में अगर हमने HR पे कोई प्रॉपर्टीज़ स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई नहीं करी तो जो डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट उसमें होती है प्रॉपर्टीज़, वो से थिन लाइट ग्रे लाइन उसको शो कराती हैं। तो थिन होगी वो, और ग्रे कलर होगा और लाइट ग्रे कलर होगा। ये 3 CSS की स्टाइल्स हैं सारे के सारे, अगर आप बहुत देखें ना। उसके बाद है कि यू कैन चेंज द हाइट ऑफ द लाइन बाय स्पेसिफाइंग अ वैल्यू फॉर द हाइट प्रॉपर्टी। उसकी आप हाइट चेंज कर सकते हैं, अगर आप उसे हाइट की प्रॉपर्टी दे दें, हम दे देते हैं जी। उस चेंज द हाइट ऑफ द HM टू बी 3px। 3px की हमने हाइट कर दी जी, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया इसकी हाइट। आगे चलते हैं। चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द HR एलिमेंट टू ब्राउन सो इट मैचेज द कलर ऑफ द कॉफ़ी बीन्स। इसका कलर भी चेंज कर दें। कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर के लिए कौन सी स्टाइल हमने यूज़ करा था जी, बैकग्राउंड कलर, और उसको क्या करना है जी, ब्राउन, ताकि वो हमारे थीम से मैच करेगी। ठीक है जी, यहाँ पे सो इट मैचेस द कलर ऑफ द कॉफ़ी बीन्स, जो कि कलर ऑफ कॉफ़ी बीन्स का जो कलर है पीछे बैकग्राउंड वाला, उससे मैच कर जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नोटिस द ग्रे कलर अलॉन्ग द एजेस ऑफ द लाइन। देख रहे हैं अभी भी इसके एज में जो है लाइट ग्रे कलर अभी भी रुक गया है। ठीक है ना, आपने इसको कलर तो दे दिया था HR को, लेकिन अभी भी एजेस में जो है, एजेस यानी कि जो उसके कॉर्नर्स हैं उन पे अभी भी ग्रे कलर है। दोज एजेस आर नोन एज बॉर्डर्स, उन्हें हम बॉर्डर कहते हैं। HTML में ये हम बॉर्डर्स कहते हैं। HTML CSS में की टर्म्स में से बॉर्डर कहा जाता है, एजेस नहीं कहा जाता। तो जो बॉर्डर है वो चेंज नहीं हुए, बॉर्डर का कलर चेंज नहीं हुआ, वो ग्रे ही है। ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट कैन हैव अ डिफरेंट कलर और दे कैन ऑल बी द सेम। आप जो है इन सब बॉर्डर्स का अलग अलग कलर भी रख सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। तो अभी हम अलग अलग पे नहीं जाएंगे, अभी इसमें सेम ही पे ही करना है। इस टास्क में हमने कहा मेक ऑल द एजेस ऑफ द HR एलिमेंट द सेम कलर एज द बैकग्राउंड ऑफ इट यूजिंग द बॉर्डर, क्योंकि उसको भी हमें बस ब्राउन ही रखना है ना सारे एजेस को भी, इसके लाइट ग्रे को कलर हट ही जाए। तो सिंपली मैं करूँगा बॉर्डर कलर, तो वो उसके चारों बॉर्डर्स को कलर करेगा क्या, ब्राउन। तो हमारा अब ये पूरा जो है बॉर्डर पूरा जो है ये ब्राउन हो गया। ठीक है जी, टेस्ट केस क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। नोटिस हाउ द थिकनेस ऑफ द लाइन लुक्स बिगर। अब जो है लाइन की थिकनेस भी बिगड़ लगने लग गई है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी नेम बॉर्डर विड्थ इज़ 1px। जो बॉर्डर होते हैं चारों तरफ, उनकी विड्थ जो होती है, बॉर्डर विड्थ एक और प्रॉपर्टी है, उसकी विड्थ होती है 1px। तो यानी कि ऊपर भी बॉर्डर है, नीचे भी बॉर्डर है। फॉर ऑल एजेस ऑफ HR एलिमेंट्स, और राइट और लेफ्ट चारों तरफ के चारों बॉर्डर्स के लिए उसकी विड्थ होती है 1 पिक्सल। बाई चेंजिंग द बॉर्डर टू द सेम कलर एज द बैकग्राउंड द टोटल हाइट ऑफ द लाइन इज़ 5px। अब ये आप और कुछ सोच के बनाएं। इसकी HR की हाइट हमने करी है 3px यहाँ पे, तो इसकी टोटल हाइट क्या बनेगी। देखिए हमने जब HR की हाइट 3px की थी और बैकग्राउंड कलर दिया था, तो वो अंदर वाले हिस्से पे आया था। अब हमें ऊपर और नीचे जो था अलग अलग हमने डिफाइन किया था। ऊपर और नीचे की जो बॉर्डर थी उनकी 1px हाइट है। तो 3px इसकी ब्राउन वाले अंदर वाले एरिया की, और ऊपर वाली हाइट नीचे वाली हाइट 1px, तो टोटल हो गया 5px। तो टोटल आपकी जो इसकी हाइट बनती है वो 5px बनती है, हाइट ऑफ लाइन जो है। अब चेंज द हाइट प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ द HR टू बी 2px, सो द टोटल हाइट ऑफ इट बिकम्स 4px। इसको मैं 2px कर दूँगा तो हाइट हो जाएगी टोटल 4। तो इसको टोटल हम कम करते हैं, वो थोड़ी सी पतली हो गई। हम नाउ इट लुक्स बेटर, ये डिवाइडर अच्छा है। पहले वो बहुत ज़्यादा वाइड डिवाइडर लग रहा था। ठीक है जी, गो अहेड एंड ऐड अनदर HR एलिमेंट बिटवीन द मेन एलिमेंट एंड द फुटर एलिमेंट। अब एक और HR एलिमेंट ऐड करते हैं जो मेन और फुटर के दरमियान हो। यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे हम अपने आउटपुट में देख लेते हैं ना कि यहाँ पे भी डिवाइडर एक और है, यहाँ पे भी डिवाइडर। ये वाला हमने बना लिया, अब हम सेकंड वाला बना लेते हैं मेन और फुटर के दरमियान में। देखें अब वो लाइट ग्रे शेड करके नहीं आएगा, डायरेक्ट ऐसे हुए हमने HR के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की तो वो ऑटोमेटिक स्टाइलिंग उठा लेगा। टू क्रिएट अ लिटिल मोर रूम अराउंड द मेन्यू एट 20px ऑफ स्पेस ऑन द इनसाइड ऑफ द बॉडी एलिमेंट बाय यूजिंग द पैडिंग प्रॉपर्टी। अब हमें ये करना है कि अगर हमें बॉडी मोर स्पेस अराउंड द मेन्यू, अराउंड मेन्यू के अराउंड अगर स्पेसिंग चाहिए थोड़ी और, तो देखें अभी ऊपर से चिपका हुआ है। ठीक है जी, ऊपर भी स्पेसिंग नहीं है, नीचे भी स्पेसिंग नहीं है। अगर ये हमें स्पेसिंग चाहिए तो हम इस बॉडी को हम पैडिंग देंगे ना, जो बाहर वाला ये इस मेन्यू किसके अंदर है, बॉडी में, तो बॉडी को पैडिंग दे देंगे तो वो इसको थोड़ी सी स्पेसिंग बना देंगे। हम बॉडी के सेलेक्टर में आ गए, हमने दे दिया पैडिंग, और वो चारों तरफ लगेगी हमें पता है, हमने दे दी 20px। देखें ऊपर भी जगह बन गई, लेफ़्ट राइट में भी जगह बन गई, और नीचे भी जगह बन गई है। सही है जी, अब हम आगे चलते हैं। Focusing on the menu items and prices, there is a fairly large gap between each line. Menu items and prices. Menu items, there is a fairly large gap between each line. हाँ, हर लाइन के बीच में जो है, इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, ये वाला गैप। कि हम इसमें देखें
तो ये सारे आइटम्स चिपके हुए हैं तकरीबन। तो टारगेट ऑल द पी एलिमेंट्स नेस्टेड इन एलिमेंट्स विद द क्लास नेम्ड आइटम एंड सेट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन टू बी 5px। अब ये कहने कि जो आइटम के अंदर जो कि पी है उसको टारगेट करें, यानी कि डॉट आइटम पी, ये वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और तो ये देखें स्पेस दे के हमने लिखा, यानी कि आइटम के अंदर जितने भी पी हैं सब पे अप्लाई करेगा, आइटम के अंदर होने चाहिए, नेस्टेड होने चाहिए, सही है ना। तो उन पे सब पे आपने क्या करना है, सेट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन टू बी 5px। उसका टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करना है। जैसे हमने पैडिंग सेट करी थी, पैडिंग टॉप पैडिंग बॉटम, वैसे ही मार्जिन होता है मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम, ये भी स्पेसिंग के लिए होता है। इन दोनों में थोड़ा फ़र्क है, आगे हम देख लेंगे, ख़ास करके जब हम आगे वाले टॉपिक्स आएंगे बॉक्स मॉडल के, उसमें भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको कि दोनों में क्या फ़र्क है। अभी हमने दे दी इसको मार्जिन टॉप 5px एंड अभी जो मार्जिन लगा हुआ है वो ज़्यादा लगा हुआ है, तो हमने उनको डिक्रीज़ करना है। तो मार्जिन टॉप और सॉरी मैंने फिर से मार्जिन टॉप ही लिख दिया, मार्जिन बॉटम, ठीक है जी। अब दोनों ऊपर टॉप और बॉटम की मार्जिन को हमने कम कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं, तो देखें दोनों पर अप्लाई हो रहा है, सही है। अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है बाय द वे कि हमने आइटम के जितने भी पी हैं वो लिखा, अगर क्योंकि मुझे इन पे भी अप्लाई हो गया, क्या मैं डायरेक्ट पी लिख देता तो हमारा काम नहीं बन सकता था, आइटम छोड़ देता कि जितने भी पी हैं, तो इससे पूरे पेज के पी पे टारगेट हो जाते। तो क्या ये काफ़ी नहीं होता, क्या ये सही नहीं रहता अप्रोच? इसमें गलती क्या होती, मसला क्या होता है, देखिए जो ये है ना, ये भी हिल जाता है, ये भी पी टैग है एक, काफ़ी सारे, और ये भी पी टैग्स हैं, इन पे तो हमें काम नहीं करना ना, हमें सिर्फ जो आर्टिकल्स हैं इन पे काम करना है। इसलिए हमने आइटम बनाया था आपके खाली, अगर हमने इन पे आइटम्स पे काम करना है तो हमने आर्टिकल की क्लास आर्टिकल बनाया, उस पर क्लास दी आइटम, तो ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है सिमेंटिक टैग्स का और क्लास देने का, ठीक है जी। यूजिंग द सेम स्टाइल सेलेक्टर जो इन द प्रीवियस स्टेप, जो पहले वाले स्टेप में हमने स्टाइल सेलेक्टर यूज़ किया है उसी को यूज़ करें, और मेक द फॉन्ट साइज ऑफ द आइटम्स एंड द प्राइसेस लार्जर बाय यूजिंग अ वैल्यू ऑफ 18px। इसकी जो फॉन्ट साइज है उसको करते हैं इंक्रीज़, ठीक है जी। थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया फॉन्ट साइज़। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो बाय द वे 16px होता है, जब भी पी के अंदर जो भी फॉन्ट साइज़ हो रहा था वो 16 होता है। मैं सिर्फ वेटिंग किया, थोड़ा सा साइज़ उसका इंक्रीज़ हुआ है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ है जब भी आप पी टैग यूज़ करेंगे उनका 16 होता है। अगर आपने इंक्रीज़ करना 16 से इंक्रीज़ करेंगे, अगर छोटा करना है फॉन्ट तो 16 से कम करेंगे तो वो छोटा होता जाएगा, ठीक है जी। चेंज द मार्जिन बॉटम टू 5px लुक्स ग्रेट। मार्जिन बॉटम को हमने 5px कर दिया तो अच्छा दिख रहा है। हाउएवर नाउ द स्पेस बिटवीन द सिनेमन रोल मेन्यू आइटम, जो सिनेमन रोल मेन्यू आइटम है विच इज़ दिस वन, आखिर वाला है जो, लेकिन हाउएवर अगर बल्कि हाउएवर मतलब ये है बहरहाल, यानी ये ऐसा हुआ है, नाउ द स्पेस बिटवीन द सिनेमन रोल मेन्यू आइटम एंड द सेकंड एचआर एलिमेंट, जो कि ये एचआर एलिमेंट सेकंड वाला है ना, पहला वाला तो ये था, जो अब इसके दरमियान और इसके दरमियान, इन दो के दरमियान डज़ नॉट मैच, क्या द स्पेस बिटवीन, जो शुरू में था स्पेस बिटवीन, दोनों में जो स्पेस है वो मैच नहीं कर रही, किससे मैच नहीं कर रही, द स्पेस डज़ नॉट मैच द स्पेस बिटवीन, वो उस स्पेस से मैच नहीं कर रही जो बिटवीन, जो कि टॉप एचआर एलिमेंट और कॉफ़ी हेटिंग के दरमियान है, जो टॉप एचआर और कॉफ़ी के दरमियान है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये स्पेसिंग जो टॉप एचआर और कॉफ़ी के दरमियान है और सिनेमन रोल और ये वाली स्पेसिंग, इस वाली लाइन की स्पेसिंग, ये स्पेसिंग और ये स्पेसिंग बराबर नहीं है। इधर देखते हैं, देखें ये स्पेसिंग और सिनेमन रोल और ये वाली स्पेसिंग बराबर है, ठीक है ना। ये नीचे वाली ज़्यादा है और हमारे पास अभी ये स्पेसिंग कम है। तो क्या करना है, इट्स अ मोर स्पेस बाय क्रिएटिंग अ क्लास नेम बॉटम लाइन यूजिंग 25px फॉर द मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी। इसको हम अगर मार्जिन टॉप दे दें तो भी थोड़ा सा दूर होता जाएगा, ऊपर स्पेस आ जाएगी। उसको मार्जिन टॉप देंगे तो स्पेस आएगी ना। तो हम एक बॉटम लाइन की क्लास सेलेक्टर यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हमें पता है हमें डॉट लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हम क्लास सेलेक्टर बना रहे हैं। उसको मार्जिन टॉप दे देते हैं, ठीक है। क्या हमारे पास स्पेस आ जाएगी? अभी नहीं आएगी, अभी हमने सेलेक्ट डिफाइन किया है, हमने इसको भी लिंक जोड़ा नहीं है, ठीक है। नाउ एट द बॉटम लाइन क्लास टू द सेकेंड एचआर एलिमेंट, इसको वो क्लास भी दें तभी तो वो उठाएगा स्टाइल। अभी देख लें, अभी मैंने क्लास पूरी नहीं की, अभी स्पेस कम है। मैं जैसे क्लास पूरी की ये रीलोड हो गया और स्पेस हमारे पास आ गई, और ये दोनों स्पेस अब बराबर लग रही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू बी स्टाइलिंग द फुटर एलिमेंट। अब हम फुटर को स्टाइल कर लेते हैं। टू कीप द CSS ऑर्गेनाइज, CSS को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐड अ कमेंट एट द एंड ऑफ स्टाइल ऑफ CSS।
विद अ टेक्स्ट फुटर। अब एक कमेंट ऐड करें, उसके अंदर लिखते हैं फुटर। ये मैंने फुटर लिखा और कंट्रोल स्लैश या कमांड स्लैश दबाया तो ये कमेंट बन गई ऑर्गेनाइज़ करने की। ये ऑर्गेनाइज़ हो गया, यानी कि ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस यहाँ से ये हमारे ना स्टाइल्स हमें पढ़ते वक्त आसानी हो जाएगी। ये देखेंगे ना यार इसके नीचे फुटर का कंटेंट है। अब ये उधर भी स्टाइल आउट चीज़ें में ना फुटर की चीज़ें आप ऊपर सबसे पहले लिख लें, कोई मसला नहीं है। देखिए पूरी स्टाइल की फाइल है ना, बॉडी से ऊपर लिख, लेकिन टेक्निकली ये होता है कि जो भी आप कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें पहले बॉडी वगैरह या हेड के स्टाइल, बॉडी के खैर हेड के तो स्टाइल के बॉडी के स्टाइल हैं ऊपर लिखें, फुटर के स्टाइल सबसे एंड में लिखें। ऑर्डर वाइज चलें, जितना आप मेंटेन कर सकते हैं ऑर्डर, ठीक है ना। और जितना जो भी सेक्शंस के अगर लगा रहे हैं तो सेक्शन वाइज रख लें, कमेंटिंग करते रहें तो अच्छा रहता है, आपके लिए भी आसानी रहती है। अच्छी डेवलपमेंट प्रैक्टिस होती है, ये मैंडेटरी नहीं लेकिन डेवलपमेंट प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। मूविंग डाउन टू द फुटर एलिमेंट मेक ऑल द टेक्स्ट हैव अ वैल्यू ऑफ 14px फॉर द फॉन्ट साइज़। अब जो फुटर के जो उसका सारा जो टेक्स्ट है जितना भी उसका फॉन्ट साइज़ 14 करना है, तो इसमें खाली 2 लाइनें हैं ना, तो खाली अगर मैं फुटर को भी दे दूँ, फुटर एलिमेंट को मूविंग डाउन टू द फुटर एलिमेंट ऑल द टेक्स्ट वैल्यू हैव अ वैल्यू ऑफ 14px फॉर द फॉन्ट साइज़। अब मैं खाली फुटर लिख दूँ, क्योंकि मैंने फुटर का सिमेंटिक टैग यूज़ किया हुआ है, तो वो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का फॉन्ट साइज़ चेंज कर देगा। मैं कह देता हूँ जी फॉन्ट साइज़ 14 पहले मुझे बताएं इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगी वैल्यू। ओबियसली मैंने बताया था कि अगर डिफ़ॉल्ट पे 16 होती है तो मैं 14 लिख रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, फॉन्ट हो जाएगा थोड़ा सा छोटा, ठीक है जी। टेस्ट कर लेते हैं हम, आगे चलते हैं। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ अ लिंक दैट हैज़ नॉट येट बिन क्लिक्ड ऑन इज टिपिकली ब्लू। जो भी लिंक का कलर होता है डिफ़ॉल्ट पे जो क्लिक नहीं हुआ हुआ उसका कलर होता है ब्लू। अभी देखें ये डार्क ब्लू आ रहा है क्योंकि ये है विजिटेड का कलर है, ये तो अगर विजिट हो जाए द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ अ लिंक दैट हैज़ ऑलरेडी बीन विजिटेड फ्रॉम अ पेज इज टिपिकली पर्पल। ये पर्पल कलर है बेसिकली जो कि लिंक विजिट हुआ हुआ होता है, क्योंकि ये हम इस पर कई बार क्लिक कर चुके हैं freeCodeCamp.org, हम तो यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनके लिंक हम विजिट कर चुके हैं, तो वो पर्पल हो जाता है। अक्सर औक़ात आप विकीपीडिया पे देखा होगा, कोई आप या किसी भी इंटरनेट पे देखा होगा, लिंक आप एक बार विजिट कर लेते हैं, या गूगल के लिंक्स भी होते हैं, जब गूगल का पेज ओपन करते हैं पहले लिंक पे आप चले जाएँ और बैक करके आएँ तो वो लिंक पर्पल हो जाता है कि वो आपने विजिट कर लिया है, सही है ना। तो ये होता है उसका कलर हो जाता है पर्पल। मिसाल के तौर पर अगर हम कर भी देख भी लें, ये देखें ये कलर पर्पल है, ये कलर पर्पल है, ये कलर पर्पल है, ये कलर पर्पल नहीं है, क्योंकि ये दो लिंक्स में विज़िट कर चुका हूँ और ये विज़िट नहीं किया। मैं इसको विज़िट कर लेता हूँ, ये मैंने विज़िट कर लिया। अब आते हैं जी बैक, पर्पल हो गया जी, और ये अभी तक पर्पल नहीं है, ये अभी तक ब्लू ही है। इसको भी मैं विज़िट कर लूँगा तो ये हो जाएगा पर्पल। तो ये बेसिकली होते हैं, ये इस बिहेवियर की बात कर रहे हैं लिंक से। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ अ लिंक दैट इज़ नॉट येट बिन क्लिक्ड ऑन, जो अभी तक क्लिक नहीं हुआ, क्लिक्ड ऑन जो अभी तक दैट हैज़ नॉट येट बिन, जो अभी तक क्लिक नहीं हुआ है, इज़ टिपिकली ब्लू, वो नॉर्मली टिपिकली जो है ब्लू होता है। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ अ लिंक दैट हैज़ ऑलरेडी बिन विजिटेड, जो ऑलरेडी बिन विजिटेड जो विजिट हो चुका उसका कलर ब्लू पर्पल होता है, सॉरी, ठीक है। टू मेक द फुटर लिंक्स द सेम कलर रिगार्डलेस इफ अ लिंक हैज़ बिन विजिटेड, यूज़ अ टाइप सेलेक्टर फॉर द एंकर एलिमेंट, यूज़ द वैल्यू ब्लैक फॉर द कलर। अब वो हम चाह नहीं रहे कि ब्लू पर्पल के बीच में खेले, हम चाह रहे हैं कि सेम कलर हो रिगार्डलेस, भले वो विजिट इफ़ अ लिंक हैज़ बीन विजिट, भले वो विजिट हुआ है उसका कलर जो है वो है। यूज़ अ टाइप सेलेक्टर फॉर द एंकर एलिमेंट का टाइप सेलेक्टर यूज़ कर लें, यानी कि ए सेलेक्टर यूज़ करें और उसको कलर प्रॉपर्टी देते हैं ब्लैक। देखें अब कलर अगर इसका कलर चेंज करना है ना तो खाली कलर से चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर हम देख चुके थे, कलर हमने नहीं देखा था, तो वैसे इंट्यूटिव है कि वो खाली कलर लिख देंगे तो कलर उसका हो जाएगा चेंज। अब भले मैं इसको विज़िट करूँ या पहली बार ही हो तो वो उसका कलर ब्लैक ही रहेगा, ठीक है जी, कलर चेंज नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक नया टॉपिक कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, इस केसेस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अभी हमने देख लिया कि कलर ब्लैक ही रहेगा भले हम विज़िट किया हुआ नहीं किया हुआ। लेकिन व्हाट इफ़ कि अगर हमें करना हो कि भाई अगर नहीं विज़िट किया हुआ तो कलर अलग हो और अगर विज़िट किया हुआ हो तो कलर अलग हो, हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका कलर है पर्पल और ब्लू उनको चेंज करना हो तो कैसे होगा, सही है ना। अभी हम पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस। यू चेंज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लिंक व्हेन द लिंक हैज़ एक्चुअली बीन विजिटेड, हमने वो चेंज कर लिया अगर वो एक्चुअली विजिट हुआ है तो उसका कलर कैसे। यू चेंज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लिंक व्हेन द लिंक हैज़ एक्चुअली, कह रहे हैं अगर हम नहीं अभी हमने किया नहीं है। यू चेंज प्रॉपर्टीज़, आप प्रॉपर्टीज़ चेंज करते हैं ओवर लिंक की व्हेन द लिंक इज़ एक्चुअली बीन विजिटेड बाय यूजिंग अ सूडो सेलेक्टर। अगर हम वो विजिट हुआ है अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें चेंज करनी है तो हमें सूडो सेलेक्टर यूज़ करना पड़ेगा दैट लुक्स लाइक दिस। यानी कि मैंने बताया कि अगर वो पर्पल जो कलर था स्टेट, तो अगर वो विजिट हो चुका है तो उसका अगर हमें कलर चेंज करना है तो हमें ए कॉलन विजिटेड। अब ये देखें ये एक एलिमेंट के आगे एक कॉलन यूज़ हो रहा है विजिटेड, ये एक नया हमारे पास ये होता है सूडो सेलेक्टर, जहाँ कॉलन नज़र आ जाए वो एक उसकी स्टेट की बात हो रही है, यानी कि वो विजिटेड हुआ है, वो हमने पेज विजिट कर चुके हैं। तो चेंज द कलर ऑफ द फुटर विजिट अवर वेबसाइट लिंक टू बी ग्रे व्हेन अ यूज़र हैज़ विजिटेड द लिंक, जब वो विजिट कर चुका है तो उसका कलर होना चाहिए ग्रे। तो अभी तो ये हमारा स्टेट जो है ये विजिटेड ही है क्योंकि हम इसे विजिट कर चुके हैं, तो मैं इसमें ये लिख रहा हूँ विजिटेड।
ठीक है जी, क्योंकि ये विजिटेड है, फर्स्ट टाइम नहीं है, ये एक्चुअली मैं विजिट कर चुके हैं, तो इसका कलर हो गया ग्रे। और अगर पहले विजिट नहीं किया होगा तो उसका कलर होता है ब्लैक, और विजिट कर लेंगे तो हो जाएगा ग्रे। यू चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ लिंक व्हेन द माउस होवर्स ओवर देम बाय यूजिंग सूडो सेलेक्टर दैट लुक्स लाइक। अब ये बता रहे हैं कि अगर आपने वो चेंज करनी हो उस पर कलर, जब होवर कर रहे हो हम, होवर यानी कि जब हम इस पर माउस लेके जा रहे हैं, एक इसकी स्टेट हो जाएगी, यानी कि माउस होवर वाली स्टेट है कि इसके ऊपर माउस आया हुआ है। एक तो ये देख रहे हैं आप, हमारा जो कर्सर ला रहा हूँ तो उस पर हैंड बना हुआ आ रहा है, एरो से हैंड बन जाता है। तो ये भी एक तरीके से सूडो सेलेक्टर ए कोलन होवर का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इसमें लिखा हुआ है स्टाइलिंग में। हमें अभी चेंज करना है कि अगर मुझे ये करना हो कि अगर ए कोलन होवर पे मुझे इसका कुछ और प्रॉपर्टी सेट करनी है, कलर चेंज करना है, तो मैं यूज़ करूँगा ए कोलन होवर का सूडो सेलेक्टर। अब ये यही कह रहे हैं कि चेंज द कलर ऑफ द फुटर, विजिट अवर वेबसाइट। इसका हमें अगर कलर चेंज करना है, लिंक टू बी ब्राउन, ब्राउन कर देंगे व्हेन द यूज़र होवर्स ओवर इट, जब यूज़र उसके ऊपर होवर करे। तो ये बड़े मज़े का सेलेक्टर है, एक साथ लिख देंगे, स्पेस नहीं देनी है, और एंटर करके यहाँ पे लिख देते हैं कलर ब्राउन। अभी तो कलर ग्रे ही है, अब ये ब्राउन कब नज़र आएगा, जब मैं होवर करूँगा। देख रहे हैं अब ये मैजिक हटाया गया, मतलब जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो ब्राउन हटाया तो गया। तो ये बड़ा मज़े का सेलेक्टर है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा यूज़ होता, काम आएगा आपके। अच्छा जी, यू चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिंक व्हेन द लिंक इज़ एक्चुअली बीइंग क्लिक्ड बाय यूजिंग अ सूडो सेलेक्टर दैट लुक्स लाइक ए कोलन एक्टिव। अगर हमें क्लिक्ड बाय, अगर अब उसके एक हमने देख लिया नॉर्मल स्टेट में लिंक, एक देख लिया वो विजिटेड जो कि अभी स्टेट में है, ग्रे स्टेट में, एक देख लिया हमने होवर जो कि ब्राउन कलर आया हुआ है। अब हम देख रहे हैं जब उसके ऊपर क्लिक करके मैंने रखा हुआ है, इज़ बीइंग क्लिक्ड, जब वो क्लिक हो रहा है, और ये मैंने अपना क्लिक अब छोड़ा है, अभी मैंने क्लिक किया हुआ है और ये अब छोड़ा है, ठीक है ना, वो ऊपर आ गया पॉपअप, ये मैंने क्लिक किया हुआ है और ये अब छोड़ा है। तो ये बेसिकली बात करें जब क्लिक किया हुआ हो तो उस पर अगर कलर अप्लाई करना है तो आप यूज़ करते हैं ए कोलन एक्टिव। तो अब ये कह रहे हैं कि जब व्हेन क्लिक ऑन पे उसका कलर हो जाए वाइट, तो हम एक्टिव यूज़ करेंगे, कलर कर देंगे जी वाइट। तभी वाइट कलर नज़र आएगा, मैं नहीं ग्रे नज़र आएगा, होवर पे नज़र आएगा नहीं, होवर पे ब्राउन आएगा। कब नज़र आएगा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो गया जी वाइट, क्लिक छोड़ा तो गया, क्लिक किया तो वाइट, छोड़ा तो पॉपअप, क्लिक करे रखा हुआ है तो वाइट ही कलर, जैसे छोड़ूंगा ऊपर पॉपअप आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा क्लिक ऑन स्टेट। सूडो सेलेक्टर यूज़ करना है तो ए कोलन एक्टिव यूज़ करेंगे हम। टू कीप विद द सेम कलर स्कीम, अब कलर थीम यू हैव ऑलरेडी बीन यूजिंग। अगर आप ब्लैक एंड ब्राउन, अभी तक हमने ब्लैक एंड ब्राउन यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हमने एक नया कलर इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो क्या करना है, चेंज द कलर फॉर व्हेन द लिंक इज़ विजिटेड टू ब्लैक, जो विजिटेड वाला लिंक है उसका कलर ब्लैक रहने दें, एंड यूज़ ब्राउन फॉर व्हेन द लिंक इज़ एक्चुअली बीइंग क्लिक्ड, और जो क्लिक वाले पे हमने वाइट डाला था उसको भी ब्राउन ही कर दें, इस एक्चुअली बीइंग क्लिक। तो बेसिकली एक है कि जब विजिटेड है तो उसको करें ब्लैक, अभी ब्लैक हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विजिट स्टेट में। और ब्राउन यूज़ करें जब इस क्लिक ऑन, क्लिक था एक्टिव, ठीक है ना, ये बोला एक्टिव होता है क्लिक के लिए, उसको करते हैं ब्राउन। तो अभी ब्राउन नज़र आएगा नहीं, कब नज़र आएगा, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने में भी वही कलर ही है, ब्राउन ही रह रहा है वो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। द मेन्यू टेक्स्ट कैम्पर कैफे हैज़ अ डिफरेंट स्पेस फ्रॉम द टॉप दैन द एड्रेस स्पेस एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू। जो मेन्यू टेक्स्ट कैम्पर कैफे है उसकी जो टॉप की स्पेस है, जो और जो एड्रेस स्पेस के बॉटम में स्पेस है, वो दोनों डिफरेंट हैं। दिस इज़ ड्यू टू ब्राउज़र हैविंग सम डिफ़ॉल्ट टॉप मार्जिन फॉर H1 एलिमेंट। ये स्पेस देखें और ये स्पेस देखें, ये ज़्यादा बहुत है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि H1 एलिमेंट के टॉप के ऊपर भी कुछ मार्जिन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है, एक होता है। और वो कैसे ऐड होता है, ब्राउज़र, क्योंकि H1 की कुछ स्टाइलिंग वो खुद रखते हैं, जैसे मैंने बताया फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना है इनके उसके ऊपर होता है, P का फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा 16, वो ब्राउज़र वगैरह डिसाइड करता है। तो बेसिकली अब इसके ऊपर जो कुछ वैल्यू है वो पैडिंग मार्जिन जो है वो दिया हुआ होता है, तो इस वजह से स्पेस वो ले लेते हैं। एक तो हमने दी हुई थी 20px, याद है, मेन्यू को ऊपर से और नीचे से, तो नीचे तो 20 ही है, लेकिन यहाँ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसके ऊपर की भी स्पेसिंग है। तो अगर मैं बराबर करना है तो चेंज द टॉप मार्जिन ऑफ H1 एलिमेंट टू 0 टू रिमूव ऑल टॉप मार्जिन। इसके ऊपर जो टॉप मार्जिन है उसको अगर मैं 0 कर दूँ तो सिर्फ उतना ही रह जाएगी स्पेस जो हमने दी थी। अब ये स्पेस और ये स्पेस होगी बराबर। टू रिमूव सम ऑफ द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द H1 एलिमेंट एंड द टेक्स्ट दिस, H1 एलिमेंट और टैक्स EST, इसके दरमियान भी बड़ी स्पेस है। चेंज द बॉटम मार्जिन, उसके बॉटम पे भी मार्जिन लगा हुआ है, क्योंकि हमने तो पहले लाइन में लिखा था, लेकिन ये मार्जिन बॉटम भी होता है। उसको करते हैं 15px, उसको कम करना है हमें, तो मार्जिन बॉटम 15px, ठीक है जी, स्पेसिंग वही कम। नाउ द टॉप स्पेसिंग लुक्स गुड, ऊपर की स्पेसिंग हेडर की सही हो गई है, गुड लुक्स गुड। द स्पेस बिलो द एड्रेस एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू इज़ अ लिटिल बिगर, ये स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा है,
at the top of the menu, then the space at the top of the menu and the H1 element. Sorry. अभी यही तो हमने टास्क किया ना, नहीं 87 पे ये है. नाउ द टॉप स्पेसिंग लुक्स गुड. द स्पेस बिलो द एड्रेस एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू इज़ अ लिटिल बिगर दैन द स्पेस एट द टॉप ऑफ द मेन्यू एंड द H1 एलिमेंट. तो हमारे पास जो ये स्पेसिंग है और ऊपर वाली स्पेसिंग है अभी भी डिफरेंट है. स्पेस बिलो द एड्रेस एट द बॉटम ऑफ द मेन्यू, ये स्पेस हो गई, एंड द स्पेस एट द टॉप ऑफ द मेन्यू. और जो हमारे पास टॉप की स्पेस है वो डिफरेंट है थोड़ी सी. टू डिक्रीज द डिफॉल्ट मार्जिन स्पेस बिलो द एड्रेस पी एलिमेंट. इसके बीच में स्पेस अभी थोड़ी सी ज़्यादा है मेरे ख्याल से ना, और ये कम है. तो हमें स्पेस अब इस वाली स्पेस को कम करना है. हम अपने एक्चुअल आउटपुट में भी देख लेते हैं. ये वाली स्पेसिंग बराबर है और हाँ ये वाली स्पेसिंग हमारी ज़्यादा है. टू डिक्रीज द डिफॉल्ट मार्जिन स्पेस बिलो द एड्रेस. अगर ये स्पेस हमें कम करनी है तो पी एलिमेंट क्रिएट अ क्लास सेलेक्टर नेम एड्रेस एंड यूज़ द वैल्यू 5px फॉर द मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी. इसको भी मैं अगर मार्जिन बॉटम दे दूँ और 5px कम वैल्यू दे दूँ, क्योंकि पी को भी कुछ मार्जिन वगैरह सेट हुए होते हैं डिफ़ॉल्ट, ठीक है ना. तो ये आपको चल गया कि हर प्रॉपर्टी H1 हो गया, P हो गया, इनको एक मार्जिन और इनके फॉन्ट साइज़ वगैरह ये सब जो है ब्राउज़र सेट कर देते हैं. तो हमें उनको ऑल्टर करना है तो हमें ज़बरदस्त कुछ प्रॉपर्टी साइज में डिफाइन करनी पड़ेंगी. तो मुझे P को नहीं बनाना, हमें एक एड्रेस का क्लास सेलेक्टर बनाना है. तो मैं लिखूँगा डॉट एड्रेस और उसको दूंगा जी मार्जिन बॉटम प्रॉपर्टी और उसको देनी है वैल्यू 5px. ठीक है जी, यहाँ लिखिए. तो वो बेसिकली अभी इस पर अप्लाई नहीं होगी क्योंकि अभी हमने लिंक नहीं किया. तो हम टेस्ट करके आगे चलते हैं और वो अब हमें इस पर अप्लाई करनी होगी. ऑब्वियस नाउ अप्लाई द एड्रेस क्लास टू द पी एलिमेंट कंटेनिंग द एड्रेस. ये जो पी एलिमेंट है जिसमें एड्रेस है उसको आप ये एड्रेस क्लास दे दें. सिंगल कोड यूज़ करें, डबल कोड यूज़ करें, डजेंट मैटर, लेकिन डबल कोड यूज़ करें, कंसिस्टेंट रहें. अगर सिंगल चला रहे हैं आप सिंगल चलाएंगे, डबल यूज़ करें डबल चलाएं. ज़्यादातर ये है कि आप डबल ही चलाएँ. ठीक है जी. तो अब हम आउटपुट भी मैंने देखे रिलोड कर दिया तो ये थोड़ी सी स्पेस इसकी कम हो गई. अब द मेन्यू लुक्स गुड बट अदर दैन द कॉफ़ी बीन्स बैकग्राउंड इमेज इट इज़ मेनली जस्ट टेक्स्ट. अभी जो है ये कह रहे हैं कि सब मेन्यू लुक्स गुड, मेन्यू अच्छा दिख रहा है. अभी देखें हम कितना क्लोजली हमने बना लिया है अपने आउटपुट से. जो यहाँ पर है तकरीबन बनी गई है. तो हमने क्या करना है, द इमेज इट इज़ मेनली जस्ट टेक्स्ट कहें कि बट अदर दैन द कॉफ़ी बीन्स बैकग्राउंड, सिवाय अदर दैन सिवाय जो पीछे बैकग्राउंड इमेज में लगी हुई है कॉफ़ी बीन्स की, इट इज़ मेनली जस्ट टेक्स्ट. बाकी सब कुछ टेक्स्ट ही है सिवाय सिर्फ जो पीछे बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है. तो अब ये भी एक होता है कि आपने UI में जो है ना चीज़ें आपने इंटरेक्टिव सी बनानी है ना, तो खाली टेक्स्ट ना भर दें. अभी टेक्स्ट ज़्यादा भरा हुआ, सिर्फ एक ही इमेज यूज़ की है हमने, तो बाकी सब टेक्स्ट है. तो अब क्या करना है, अंडर द कॉफ़ी एडिंग, अब कॉफ़ी एडिंग के नीचे ऐड एन इमेज यूजिंग द URL. अब ये एक इमेज ऐड करें जिसका ये URL हो. ठीक है ना. अब इमेज कैसे ऐड करनी है वो इन्होंने नहीं बताया क्योंकि वो हम कैट फोटो ऐप में कर चुके हैं. यू शुड नो कैसे ऐड होगा. और गिव द इमेज एन ऑल्ट वैल्यू ऑफ कॉफ़ी आएगा. और ऑल्ट वैल्यू आपको याद है क्या होती थी, ऑल्टरनेट टेक्स्ट. जब अगर इमेज लोड हो रही हो कुछ हो रहा हो तो वो ये ऑल्ट वैल्यू शो कराता है. इमेज एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो मुझे इसका आउटपुट बनाने की ज़रूरत नहीं है. और इमेज का मुझे अगर ये URL देना है तो मैं उसको दूँगा SRC के एट्रीब्यूट में. ठीक है जी. तो ये हमारी आ गई इमेज और यहाँ पे लोड हो गई. और ऑल्ट में दे दूँगा मैं कॉफ़ी आइकन. स्क्रीन रीडर्स वगैरह होंगे, कोई रीड कर रहा होगा, कोई ब्लाइंड लोग होगा या वैसे ही स्क्रीन रीडर को यूज़ कर रहा होगा पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आके ऑल्ट एट्रीब्यूट को पड़ेगा. और अगर ये लोड होने में टाइम ले रही होगी इमेज तो तब तक कॉफ़ी आइकन नज़र आ रहा होगा. बट ऑब्वियसली एक आइकन है, ये जल्दी लोड हो जाता है यूजुअली. लेकिन अगर लार्ज इमेजेस होती हैं तो उनकी जगह ऑल टेक्स्ट शो होता है जब तक वो लोड होती हैं. द इमेज यू एडिड इज़ नॉट सेंटर्ड हॉरिजॉन्टली. जो इमेज आपने ऐड की है वो सेंटर्ड हॉरिजॉन्टली नहीं हुई हुई है, हॉरिजॉन्टली सेंटर नहीं हुई हुई है. तो लाइक द कॉफ़ी एडिंग अबव इट, जो जैसे कॉफ़ी एडिंग ऊपर हुई है. अब ये कैसे होगा, इमेज एलिमेंट्स आर लाइक इनलाइन एलिमेंट्स. वो जो होते हैं ये इनलाइन एलिमेंट्स की तरह होते हैं. ठीक है जी. टू मेक द इमेज बिहेव लाइक हेडिंग एलिमेंट्स, हमें उन्हें अगर हेडिंग एलिमेंट्स की तरह जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, जो कि ब्लॉक में पूरी स्पेस ले लेते हैं, उनकी तरह ट्रीट करना है हमें. तो हमें उनको देना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक. बेसिकली पर्पज़ ये है कि अब हमें इसे सेंटर में लेकर आना है. और सेंटर में लाने के लिए हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट. तो अब वो मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट ना तभी चलता है क्योंकि मार्जिन लेफ़्ट और मार्जिन राइट तभी चलेगा ना कि लेफ़्ट पे सारी जगह ले लो. तो जो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये उन पे चलता है. तो ये आपने चीज़ ख्याल रखनी है. मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन राइट तभी चलेगा जब वो उस एलिमेंट पे चलता है. P पे चल जाएगा, H1 पे चल जाएगा जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है. इनलाइन एलिमेंट हो गया जैसे कि इमेज है,
तो इस पे ये नहीं चलेगा। और अगर हमें मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट से इसको अगर सेंटर में करना है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर तो हमें ये करना पड़ेगा डिस्प्ले ब्लॉक। तो अभी इस टास्क में हमें सिर्फ इतना करना है, टू मेक द इमेज बिहेव लाइक हेडिंग एलिमेंट्स। तो क्रिएट एन इमेज टाइप सेलेक्टर बना लें और एंड यूज़ द वैल्यू ब्लॉक फॉर द डिस्प्ले प्रॉपर्टी। ब्लॉक की वैल्यू यूज़ करें, ये क्या लिख रहे हैं, और किस प्रॉपर्टी को सेट दें उसको, डिस्प्ले को। तो उससे क्या होगा, अभी हमारे आउटपुट पर कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन पहले वो इमेज जो थी उसका खाली एरिया जितना सा था, मैं मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट लगाता तो वो इधर ही रहती, कहीं नहीं जाती। अब उसका एरिया हो गया इतना, ठीक है ना। अब डिस्प्ले ब्लॉक लगाने से ये इसने एक पूरी लाइन ले ली है इन लाइन में, ठीक है जी। अच्छा, योर कोड डज नॉट पास ए कीप लाइन। इमेज सेलेक्ट कर लिया, यूज़ द वैल्यू ब्लॉक एंड यूज़ द एप्लीकेबल मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट वैल्यूज़। तो अब उसके बाद मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट अप्लाई करें। पहले मैं अगर खाली मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट अप्लाई करता हूँ, मैं मार्जिन लेफ्ट लिखता हूँ ऑटो। मार्जिन लेफ्ट ऑटो किया था इसने, पूरी यहाँ पे जगह लेनी थी, उसने अभी नहीं ली क्योंकि अभी निकाली इतनी सी जगह ली, डिस्प्ले ब्लॉक मैंने हटाया हुआ है। अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक लगाया हूँ तो पूरी जगह ले लेगा एक। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक। अब यहाँ पे वो इमेज आप देख लें, विजुलाइज़ करने की कोशिश करें, पूरी जगह ले ली और मार्जिन लेफ्ट मैंने लगाया तो ये चली गई राइट पे कोने पे। सही है जी। तो ये आपने देखा कि अब ये ब्लॉक एलिमेंट बन चुका है, तो ये पूरी जगह ले रहा है। अब मार्जिन लेफ्ट ऑटो ले रहा है, तो मार्जिन राइट ऑटो भी करके देख लेते हैं। तो वो क्या करेगा, बोलेगा राइट पे भी पूरी जगह दे दो। तो वो राइट ऑटो करने से तो उसने यहाँ आ जाना था पूरी जगह लेके, लेकिन दोनों लगे हुए राइट और लेफ्ट, तो इवेंचुअली वो सेंटर में हो गया। दोनों में लड़ाई हो गई बेसिकली, क्योंकि लेफ्ट बोल रहा है मुझे पूरी जगह चाहिए, राइट बोल रहा है मुझे पूरी जगह चाहिए, तो वो इवेंचुअली आ गया सेंटर में। टेस्ट करके देख लेते हैं, टेस्ट केस हमारा क्लियर है, आगे चलते हैं। ऐड वन लास्ट इमेज अंडर द डिजर्ट्स। अब एक लास्ट इमेज ऐड कर दें डिजर्ट्स वाली हेडिंग के नीचे, यूजिंग द URL दिस एंड गिवन ऑल एट्रीब्यूट ऑफ दिस। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने एक इमेज बना ली, हमने SRC दे दिया हमने ये, और ऑल्ट दे दिया हमने ये। अब हम रन करके देख लेते हैं लुक्स को। दोनों इमेजेस आ गई हमारी, ये क्लोज टू अवर आउटपुट। अब आई गेस दिस इज़ अवर लास्ट टास्क। यप, वी आर ऑन 92 ठीक है। अच्छा, अब सॉरी इसमें इमेज नहीं है, हम यहाँ पे प्रीव्यू में लोड नहीं हुई हैं, तो हम रीलोड कर लें प्रॉब्ली। हाँ ठीक है ना। तो ये हमें चाहिए आउटपुट, तो हमने पुराना कोई आउटपुट खोला था, उसमें इमेजेस ही नहीं है, तो हम ये बना रहे हैं। यहाँ पे कॉफ़ी और डिज़र्ट की तस्वीर आ गई है। इट वुड बी नाइस इफ द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द H2 एलिमेंट्स एंड देयर एसोसिएटेड आइकन्स वाज स्मॉलर। जो H2 एलिमेंट है वो याद है ना, यहाँ पर कॉफ़ी और डिज़र्ट H2 है, वो उन हाँ, इट वुड बी नाइस, ये अच्छा होगा अगर जो वर्टिकल स्पेस है, ठीक है ना, ये वर्टिकल स्पेस H2 और आइकन्स के दरमियान एसोसिएटेड आइकन, कॉफ़ी का आइकन और डिज़र्ट का एसोसिएटेड आइकन, ये जो जिसका उनसे जो उनके ताल्लुक़ में बेसिकली एसोसिएटेड मतलब उनका उनसे लिंक है। तो कॉफ़ी का जो लिंक वाली, जो कॉफ़ी से ताल्लुक़ रखने वाली इमेज है वो ये है, और डिज़र्ट से इमेज ताल्लुक़ रखने वाली जो इमेज है वो ये है। तो वो अगर उनके दरमियान जो स्पेसिंग है वो अगर कम हो तो ये अच्छा हो जाएगा। द H2 एलिमेंट्स हैव डिफॉल्ट टॉप एंड बॉटम मार्जिन स्पेस। हम बता चुके हैं पहले भी, मैं बता दिया कि H1 हो गया, P हो गया, H2 हो गया, इन सब पे मार्जिन वगैरह भी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट होते हैं, इसी वजह से स्पेस हमें ज़्यादा आ रही है। तो हमें अगर सो यू कुड चेंज द बॉटम मार्जिन ऑफ द H2 एलिमेंट्स टू से 0 और अनदर नंबर। इसको हम 0 कर लें या 1 2 3 4 कर लें, तो ये तस्वीर ऊपर जाती रहेगी, ठीक है, स्पेस कम हो जाएगी। देयर इज़ एन ईजियर वे, एक और तरीका भी है, एक आसान तरीका भी है। सिंपली ऐड अ नेगेटिव टॉप मार्जिन टू द IMG एलिमेंट्स। अगर हमें IMG को भी मार्जिन टॉप दे दिया, तो मार्जिन टॉप अगर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 दिया तो और नीचे आता जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव में दे रहे हैं तो ये उल्टा ऊपर जाना शुरू कर देगा। सही है ना, मेक सेंस। अगर मैं मार्जिन 1 2 3 4 5 दूंगा तो बेसिकली यहाँ इसके इमेज के ऊपर स्पेस आती रहेगी। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ मार्जिन टॉप 5px, ठीक है जी, 15px, सॉरी मार्जिन टॉप इसके ऊपर नहीं चल रहा, आई एम नॉट श्योर क्यों नहीं चल रहा। देयर इज़ एन ईजियर वे, ठीक है जी। तो ये 200px पे ही है हमारा, नीचे चला गया तो माइनर सा डिफरेंस था, हमें पता नहीं चल रहा था। सही है ना, वो 1-2 पिक्सल्स में हमें रेंडर रीलोड होते हमें पता नहीं चलेगा। तो 150-200 में आप देख रहे हैं कि ये नीचे जा रहा है, लेकिन अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, अगर मैं इसको हटा दूँ तो 0 पे यहाँ खड़ा हुआ है। अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है 1 2 3 5 पे माइनस से डिफरेंस आ रहा तो हमें पता नहीं चल रहा। देयर इज़ एन ईजियर वे, सिंपली एड अ नेगेटिव टॉप मार्जिन टू द IMG एलिमेंट्स। इसको नेगेटिव में देना शुरू कर दें आप, -10 दे दें तो ये ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं,
नेगेटिव वैल्यूज़ आर क्रिएटेड यूजिंग अ माइनस इन फ्रंट ऑफ द वैल्यू। टू माइनस लगा दें तो वो नेगेटिव हो जाएगी, बड़ी रॉकेट साइंस वाली बात करी इन्होंने। तो कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए गो अहेड, आगे चलें, काम करें, आगे बढ़ें, काम करें। एंड यूज़ अ नेगेटिव टॉप मार्जिन ऑफ 25 px इन द इमेज। उसको 25 px का नेगेटिव मार्जिन दे दें, तो -10 की जगह -25 px। अब ये दोनों पे इमेज पे अप्लाई हो गया और क्लोज हो गई, और वी आर ऑल डन हेयर विद अवर प्रोजेक्ट कैंपर कैफ़े। हम इसको चेक करके देख लेते हैं। टेस्ट केसेस आर क्लियर्ड, वी हैव क्रिएटेड अवर इमेज। मैं आपको वॉक थ्रू देता हूँ। हमने बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई है, बॉडी को बैकग्राउंड इमेज लगा के, ठीक है। चले मैं आपसे एक क्वेश्चंस कर लेता हूँ मिलके। ये जो हेडिंग्स हैं, ये कौन कौन से हेडिंग्स हमने यूज़ की हैं H1 H2 H3 में से? ये हेडिंग कौन सी है और ये वाली हेडिंग्स कौन सी है? ये है हमारी H1 और ये है हमारे पास H2। क्या हम एक पेज पे मल्टीपल हेड H1 यूज़ कर सकते हैं? नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। कर सकते हैं लेकिन करनी नहीं चाहिए। एक पेज पे एक ही H1 रखें हैं कंसिस्टेंसी के लिए। और हमने जो सिमेंटिक टैग्स हैं उनको देख लेते हैं। सिमेंटिक टैग्स हमने कैसे डिफ़ाइन किए हुए हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक है, हमारे पास क्या, जो ये मेन्यू है हमारा, इसको हमने हमने एक सिमेंटिक टैग में ऐड किया है। वो कौन सा सिमेंटिक टैग है? वो है मेन, जो कि अभी मैंने मुँह से निकल गया। वो एक होता है मेन सिमेंटिक टैग, जिसमें आपका बॉडी का, पूरी बॉडी के अंदर के पूरे कंटेंट को आप रैप कर सकते हैं मेन को, ठीक है। फिर मेन के अंदर आपके पास आ जाते हैं कि आप जो टॉप का एरिया आ गया और बॉटम का एरिया आ गया बेसिकली। चलें ये आप कह लें। तो बॉटम का एरिया भी हम देख लेते हैं। बॉटम के एरिया को हम क्या कह देते हैं जी? हेडर। और टॉप के एरिया को कहते हैं हेडर, और बॉटम के एरिया को कह देते हैं फुटर। और इसके अंदर के एरिया को भी हम मेन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक और मेन एरिया भी हम इसे कह सकते हैं। डजंट मेक एनी इशू, आपके ऊपर आप सिमेंटिक टैग्स को कैसे डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर हम इस पूरे एरिया को भी हमें रिपीटिशन नज़र आ रही है कि ये चीज़ है और एक ये चीज़ है, सिमिलर सी चीज़ें हैं, तो हम इसको बेसिकली सेक्शंस कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक सेक्शन खत्म हो रहा है, अगला सेक्शन शुरू हो रहा है। हमारे सेक्शन ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो। ऐसा भी हो सकता है कोई वेबसाइट पे अलग अलग आ रहे होते हैं ना, अलग अलग चीज़ें। नीचे अलग कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया नीचे, ठीक है, गैलरी आ गई, तो वो सारे सेक्शंस ही होते हैं वेबसाइट के ऊपर। और ये हमारे पास जो है सेक्शंस हो गए, और इसके अंदर ये जो हमारी एक लाइन है ये भी रिपीट हो रही है। इसको हम कहते हैं आर्टिकल है हमारे, इसको हमने आर्टिकल्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है जी। और ये हमारा नीचे वाला एरिया जो है ये है फुटर। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने किया है कवर, वो किया है सूडो सेलेक्टर्स का। इसके ऊपर अभी जो डिफ़ॉल्ट कलर था ए का, वो सेट किया हुआ है। और ये जो कलर है, ये जो हमारा माउस लाने पे आ रहा है, ये क्या इफेक्ट कहलाता है? होवर का। और ये हमने कैसे डाला है? ये ब्राउन कलर होवर पे A: होवर करके, ठीक है। और फिर एक कलर है जो कि इसको क्लिक करते हुए ब्राउन ही हुआ हुआ ये, तो वो था A: जो कि क्लिक हुए हुए पे आना चाहिए। वो क्या है? A: क्लिक्ड नहीं है, वो A: विजिटेड है, A: एक्टिव है, सॉरी, ठीक है। A: एक्टिव याद रखना है आपने, जब वो क्लिक हुआ हो। और जब वो विजिटेड हुआ हो, जो कि इस स्टेट में बेसिकली, तो वो लगाना है हमने। तो A: विजिटेड सूडो सेलेक्टर आप यूज़ करेंगे। और लाइन अगर ड्रॉ करनी है आप तो HR, और इसका HR का कलर अगर आपने चेंज करना है तो जैसे ये ब्राउन हुआ, वो कैसे होगा? जो कॉमन मिस्टेक आप कर रहे हैं, कलर बता देंगे अगर तो गलत है। HR का कलर चेंज करना है तो आप यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर, ठीक है जी। और HR का बैकग्राउंड कलर चेंज करने से उसके जो बॉर्डर्स होते हैं उनका कलर भी चेंज हो जाता है? नहीं, उनके बॉर्डर का कलर चेंज नहीं होता। जो उनको डिफ़ॉल्ट लाइट ग्रे कलर होता है वो रहता है, उसका कलर हमें अलग से चेंज करना पड़ता है बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी सेट करके। सही है जी। तो और एक और चीज़, मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने इसमें सीखा है पूरे इस कैंपर कॉफ़े में, सेंटर में कैसे करते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर बच्चों का खेल था जिससे हमने इसको करा था सेंटर में। उसके अलावा अगर हमें डिफ़ को करना हो, ठीक है ना, तो हमने इसको कैसे किया था? हमने दे दिया था जी मार्जिन लेफ़्ट ऑटो और मार्जिन राइट ऑटो, ठीक है ना। डिफ़ को पहले एक विड्थ दी है, तो फिर मार्जिन लेफ़्ट ऑटो राइट ऑटो हमने दिया है, ठीक है जी। तो उसके अलावा जो है हमारे पास, अगर एक इमेज को हमने करना है, इमेज पे मार्जिन लेफ़्ट ऑटो मार्जिन राइट ऑटो से कर सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट वो नहीं चलेगा। मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन राइट सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट्स पे चलता है, इनलाइन एलिमेंट्स पे नहीं चलता, ठीक है जी। तो इनलाइन अगर एलिमेंट पे चलाना है तो उसको ब्लॉक बना दें, ठीक है ना। तो हमने ये भी देख लिया कि कभी हमने इनलाइन को ब्लॉक बनाया, कभी ब्लॉक को इनलाइन बनाया, इनलाइन ब्लॉक बनाया, तो ये हम चीज़ें देख चुके हैं, ठीक है जी। तो इसको हमने इसको हमने ब्लॉक कर दिया, तो मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन राइट ऑटो से ही हमारे पास हो गया सेंटर। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। हम इसको रिलोड कर लेते हैं, ये हमारे सारे के सारे चेक हो जाने चाहिए, ठीक है जी। ये टिक हो गए। एंड हर मरतबा जो ये कुछ ना कुछ कोई ग्लिच है आई गेस, ये मेरे ख्याल से 92 तो अभी हमने सबमिट कराया है ना, ये वाला, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है, देखिए 92 है। तो चलें, खैर ये हमने मोस्ट लाइकली करे हुए होंगे। तो अच्छा, इसके अलावा जो है हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह बिल्डिंग अ सेट ऑफ कलर मार्कर्स वाला टॉपिक भी कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।